हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कला एवं संस्कृति से संबंधित बात करने वाले हैं। इस पे जो एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनसे संबंधित और उनको लेकर के जो प्रश्न बन सकते हैं इस बार की परीक्षा में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे पाठशाला चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करना चाहते हो तो पाठशाला नाम से ही सर्च करें, वो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक भी है, तो आप उस पर हमें लाइक कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम लोग ख़त्म कर ले पूरा का पूरा। तो अभी हाल ही में जो है वह गुलाल गोटा जो है वह चर्चा में रही है। और गुलाल गोटा चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि जयपुर राजस्थान में जो है होली मनाने की ये बहुत सारी सदियों पुरानी जो है परंपरा है। ठीक है, लगभग 400 वर्षों की पुरानी जो है परंपरा है, जिसको गुलाल गोटा कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है गुलाल गोटा में? तो एक लाख से बनी एक गेंद होती है। ठीक है, लाख जानते हैं आप लोग, लाख एक कीड़े से निकाली जाती है। ठीक है, जो मादा स्केल कीट होता है उससे निकाली जाती है, और उससे जैसे रेशम निकाला जाता है ना, उसी तरह से रेशम निकाला जाता है। और ये क्या है? राल युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये गुलाल गोटा, उससे एक गेंद बनाया जाता है और उस गेंद में जो है सूखा गुलाल जो है वह भर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसको दूसरों पर फेंका जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो लाख टूट करके और सब पे गुलाल लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है गुलाल गोटा इसका नाम पड़ा है। तो ये लगभग 400 वर्ष पुरानी जो है वह परंपरा है। तो यदि हम लोग देखें गुलाल गोटा कैसे बनता है, ठीक है, गुलाल तो जानते हैं, गोटा कैसे बनता है? तो लाख का एक गेंद होता है। यहाँ से जो है बहुत ही प्रश्न आने की संभावना है कि गुलाल गोटा किससे संबंधित है या फिर गोटा किससे संबंधित है। तो ये कीटों से संबंधित है, लाख से संबंधित है। और यदि 1 किलोग्राम हम लाख निकालना चाहते हैं तो जो राल का उपयोग करते हैं लाख बनाने के लिए, तो लगभग जो है 3 करोड़ के आसपास जो है वह कीट मारे जाते हैं। और उतने कीट को मार करके हम लोग उससे मोम निकालते हैं, राल निकालते हैं और फिर उसका लाख बनाते हैं। तो ये जो है इसकी क्या है, स्रोत है। ठीक है, लाख बनाने की और भी जो उपयोग है, जैसे चूड़ियों में उपयोग किया जाता है। लाख की चूड़ियाँ जो है बहुत सारी बनाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग कलर की, रंग की जो है बहुत सारी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और भी बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। तो गुलाल गोटा बनाने की प्रक्रिया में लाख को क्या किया जाता है? पानी में उबाल कर लचीला बना कर दिया जाता है, फिर उसको जो है उसका आकार दिया जाता है और इसमें रंग मिलाया जाता है। गर्म करके फिर फूकनी होता है एक इस तरीके का पाइप का, उससे फूका जाता है और उसको जो है इससे गोल बनाया जाता है। फूक करके क्या किया जाता है? उससे गोल बनाया जाता है। ठीक है, तो गुलाल गोटा के लिए जो कच्चा माल तैयार किया जाता है वो कहाँ से? तो वो छत्तीसगढ़ और झारखंड से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी याद रखना है। तो जो गोटा बनाया जाता है उसका जो प्राथमिक कच्चा माल होता है, मतलब कीट और जो राल निकाला जाता है, वो छत्तीसगढ़ और झारखंड से निकाला जाता है। तो उससे भी ये संबंधित है। और जयपुर में जो है वह मुस्लिम लाख निर्माता अभी बना रहे हैं, और वो सीखा है किससे? तो वो हिंदू लाख निर्माताओं से सीखा है। ठीक है, उनको मनिहार बोला जाता है। जो अभी बना रहे हैं मुस्लिम जो लाख निर्माता बना रहे हैं उसको अभी मनिहार बोला जाता है। ठीक है, जयपुर के पास एक, जयपुर में जो है एक शहर में जो है गली का पूरा जो है नाम ही दे रखा है। ठीक है, जिसको बगरू कहा जाता है, बगरू। जयपुर के ही पास एक शहर है जिसको बगरू कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि उस समय जो राजा हुआ करते थे, सवाई जय सिंह द्वितीय, जो जयपुर की स्थापना किए थे, उनकी से संस्कृति से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। जो आसपास के त्रिपोलिया बाजार थे उनमें मनिहार समुदाय को समर्पित करता है ये लाख। ठीक है, 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जो है जयपुर शहर की स्थापना की गई और अपनी जीवंत संस्कृति के लिए इसको जाना जाता है। तो जिस रास्ते से होकर के वो मनिहारों तक पहुंचा जाता था, उस रास्ते का नाम दे दिया मनिहारों का रास्ता। ठीक है, उस रास्ते का क्या नाम दे दिया? तो मनिहारों का रास्ता दे दिया। और उस समय जो है लाख का जो है आभूषण, चूड़िया और गुलाल गोटा जो है बनाया जाता था उस गली में, और अभी का जो है वह केंद्र बन गया है उस गली में। तो अतीत में राजा क्या करता था कि वो गेंद लिया, इस तरीके का गेंद लिया, इसमें भरा होता था गुलाल, और ये गेंद क्या करता था? उस गली से जाते हुए और लोगों पर फेंकता था, जो अपनी प्रजा होती थी ना उस पर फेंकता था, थ्रो करता था। तो इससे क्या होता था? तो इससे राजा और प्रजा के साथ जो है वह बॉन्ड बनता था, प्रजा जो है वह प्रजा के साथ होली खेलता था। ठीक है,
तो इस तरीके का तैयारी होता था उनका होली खेलने का। जो रानियाँ होती थी, महारानियाँ होती थी, वो इस तरीके से होली खेलती थी प्रजा के साथ। तो रथ पे जा रही है और वहाँ पे क्या कर रही है, उसको फेंक रही है। यदि हम लोग होली मनाने की और परंपरा की बात करें तो पंजाब में एक मोहल्ला होली मनाई जाती है। होल्ला मोहल्ला होली जो है मनाई जाती है। इसमें जो है सिख परंपरा का यह अभिन्न अंग है और होल्ला मोहल्ला आनंदपुर साहिब मार्शल आर्ट प्रदर्शन और कविता और कीर्तन के साथ मनाया जाता है। ठीक है। बिहार में जो है एक फगवा होली मनाया जाता है। ठीक है। यूपी में ब्रज में तो आप जानते ही हैं, ब्रज में जो है लठमार होली मनाया जाता है। तो इस तरीके का होली मनाया जाता है। तो होली से संबंधित और भी क्या है, पारंपरिक जो है वह तौर तरीके हैं। अब जो अगला इम्पोर्टेंट है टॉपिक है हमारा, वो है पांडुवला गुट्टा। ठीक है। पांडुवला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर, इसको जो है भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। अब ये पांडुवला गुट्टा क्या है? पांडुवला गुट्टा क्या है? एक पहाड़ों का, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पहाड़ों का एक बहुत ही प्राचीन जो है वह टुकड़ा बचा हुआ है। ठीक है। ये पत्थर जो है इसका बना हुआ है। इसमें जो है जो पाषाण काल की, हिमालय से पहले की जो है, इसमें क्या है कि कुछ आकृतियाँ दिख रही है, चित्र मिले हैं, इसलिए ये क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है। तो इसको जो है भू धरोहर के में श्रेणी में शामिल किया गया है। ये तेलंगाना में जो है पांडुवला गुट्टा हिमालय पर्वत से पहले एक प्राचीन भूवैज्ञानिक आकृति है, जिसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एक मात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया। तो तेलंगाना में एक ही मात्र ये है, क्या है, पांडुवला गुट्टा, जिसको नामित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा यदि देखें तो इस तरीके का जो भू आकृति है जो हमारे भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है, वो बारा जिले के जो है वह क्रेटा है। एक क्रेटर किसको कहते हैं? क्रेटर कहते हैं कि जैसे यहाँ एक इमेज दिया होगा क्रेटर का, मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रेटर है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो हमको दिया गया है, यहाँ पर कभी जो है वह उल्का पिंड आकर के गिरी थी और इससे क्या होगा कि एक गड्ढा बन गया है। तो ये लगभग 3 किलोमीटर व्यास का जो है एक गड्ढा बन गया है। लगभग 3 किलोमीटर व्यास का जो है एक गड्ढा बन गया है, जिसमें पानी भर गया है और यह आर्द्र भूमि के रूप में जो है वह नामित हो गया है। ठीक है। आर्द्र भूमि के रूप में नामित हो गया, आर्द्र भूमि की तरफ बन गया है, क्योंकि पानी भरा हुआ। तो जो पानी भरे हुए क्षेत्र होते हैं ना, उनको आर्द्र भूमि कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वह भूमि नम हो जाती है। पानी का बहुत बड़ा एक स्रोत होता है। वहाँ पे जो है जैव संरक्षण और बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जैव विविधता बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। पशुओं का और पक्षियों का वो आवास हो जाता है, प्रवास हो जाता है। तो इस वजह से भी ये क्या किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है। तो पांडुवला गुट्टा की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये दो स्थल जो है, पांडुवला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर, उनको भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है। रामगढ़ क्रेटर कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। किस ज़िले में? तो बारां ज़िले में है। तो बारां ज़िले, राजस्थान के बारां ज़िले में रामगढ़ क्रेटर स्थित है। ठीक है। जिसको भू विरासत स्थल में नामित किया गया। तो ये दो है जिनको नामित किया गया है ना, एक पांडुवला गुट्टा, एक रामगढ़ क्रेटर। यदि पांडुवला गुट्टा के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं तो पांडुवला गुट्टा जो है, ये पांडुवला कोंडा या गुट्टा, उसको दोनों नाम से कहा जाता है। ठीक है। एक भूवैज्ञानिक आकृति है जो तेलंगाना के जयशंकर भूपल्ली, कहाँ? तो जयशंकर भूपल्ली जिले में जो है स्थित है। ठीक है। और पांडुवला गुट्टा मेसोलिथिक काल से लेकर के मध्यकालीन काल तक जो है चट्टानी आश्रयों एवं निवास स्थान के रूप में समृद्ध है। तो चट्टानों में रहने वाले, जब हमारे पूर्वज चट्टानों में रहते थे उस समय से लेकर के और मध्यकालीन काल तक जो है वह क्या है, उसमें स्थल दिया गया है। ठीक है। स्थल के रूप में यह समृद्ध है। पांडुवला गुट्टा जो है मेसोलिथिक काल से, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक के जो समय है, उस काल में लोग यहाँ पर निवास करते थे। यदि पुरापाषाण काल के देखें तो वहाँ पे पुरापाषाण काल के जो है गुफा चित्र भी मिलते हैं इसमें। ठीक है। जो प्रागैतिहासिक जीवन की एक झलक देती है। इस गुफा चित्रों में किन किन जानवरों का चित्र बनाया गया है? तो बाइसन का बनाया गया है, मृग का बनाया गया है, बाघ का बनाया गया है, तेंदुए का बनाया गया है। तो 4 जानवर का बनाया गया है। ठीक है। 4 जो है वो चिन्ह भी बनाया गया है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, यहाँ पे वृत्त मिला है, वर्ग मिला है और हथियार जैसी एक आकृति मिली है। तो इस तरीके का देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है, यदि मैं बड़ा कर दूँ इसको, लीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ जो है इस तरीके का आकृति बना है और इसमें कुछ लिखा हुआ है जो तेलुगु में लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, ये कुछ लिखा हुआ है। तो और ये चित्र जो है इसमें बना हुआ है। तो इसमें जो है वह कौन कौन से चित्र बना हुआ है? तो बाइसन, ठीक है, बाइसन का चित्र बना हुआ है। और किस किस का चित्र बना हुआ है? तो मृग का, बाघ का और तेंदुआ का। ठीक है। मृग, बाघ और तेंदुआ,
यदि हम लोग आकृति की बात करें तो आकृति क्या है, स्वास्तिक की आकृति आपको इसमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, स्वास्तिक की आकृति मिल जाएगी, वृत्त मिल जाएगी, गोलाकार वृत्त मिल जाएगा आपको, और क्या मिल जाएगी, वर्ग मिल जाएगी। ठीक है, और एक आकृति मिलेगी आपको हथियार जैसी कुछ आकृति जो है इसमें मिल जाएगी। हथियार जैसी जो है वो आकृति, हथियार जैसी आकृति आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इतने सारे आकृति इसमें बनाया गया है। रंगों का जो इस्तेमाल किया गया, ये जो आप रंग देख रहे हैं इसमें कौन कौन सा रंग है, तो इसमें लाल रंग है। ठीक है, इसमें लाल रंग है, पीला रंग है। ठीक है, और ये देख रहे हैं ये आपको हरा रंग दिख जाएगा इसमें, और कहीं कहीं पर देख रहे हैं ये सफ़ेद रंग भी आपको दिखेगा। तो ये 4 रंगों का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, ये जो है अब जो है बहुत ही बड़ा जो है वो क्या है, पर्यटक का केंद्र बन गया है। तो इस पर भी ध्यान, जो रॉक क्लाइंबर होते हैं, रॉक क्लाइंबर्स जो पत्थरों पर पहाड़ों पर चलने वाले लोग होते हैं, चढ़ने वाले लोग होते हैं, जो मुश्किल हालात जहाँ पे रहते हैं पत्थरों पर, वहाँ पे जो चलते हैं वो लटक लटक के चढ़ते हैं, उसको रॉक क्लाइंबिंग कहा जाता है, रॉक क्लाइंबिंग। तो उस पर जो है वो क्या करते हैं, उन सब के लिए भी क्या है, एक ये गंतव्य बन गया है, एक स्थान बन गया जहाँ पर ये लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये पांडवाला गुट्टा था। अब हम लोग थोड़े रामगढ़ क्रेटर के बारे में जान लेते हैं। तो लगभग रामगढ़ क्रेटर के उत्पत्ति जो है 165 मिलियन वर्ष पहले की बताई जा रही है। 165 मिलियन वर्ष पूर्व की बताई जा रही है, जब उल्का पिंड जो है यहाँ पर गिरी थी। ठीक है, और ये 3 किलोमीटर व्यास के साथ क्या है, क्रेटर जो है आवश्यक परिस्थिति तंत्र जो है सुविधा प्रदान करता है, जो संबंध क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता योगदान देता है। क्योंकि इतने पुराने हैं तो इसमें पानी बढ़ गया और ये झील की तरह दिखने लगा है। तो इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसके तहत क्या किया गया है, इसको पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया गया है, रामगढ़ क्रेटर को। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। और इसी के तहत जो है वह रामगढ़ संरक्षण रिजर्व के रूप में भी इसको घोषित किया गया है, अभी मैंने बोला। ठीक है, रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया है। और क्रेटर के भीतर स्थित जो है वह पुष्कर तालाब, इसका जो नाम दिया हुआ है क्रेटर के अंदर, ये जो आपको दिख रही होगी ये क्रेटर का अंदर का, इसको पुष्कर तालाब नाम दिया गया है। कौन सा, तो पुष्कर तालाब। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है पुष्कर तालाब। तो पुष्कर तालाब को आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, जो अधिनियम नहीं नियम, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम जो 2017 के हैं उसके तहत भी इसको मान्यता दी गई है। तो इसको आर्द्र भूमि में भी क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो इसकी संरक्षण अब कौन करती है, तो इसकी संरक्षण जो है 2 संस्थाएं करती है, या तो राज्य करेंगी, ठीक है, या फिर कौन करेंगी, तो जीएसआई करेंगी। और ये जरूरी क्या, जीएसआई क्या होती है, जीएसआई होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो होती है भारत सरकार की एक अंग है, जो हमारे प्राकृतिक स्थान है, प्राकृतिक जगह हैं, जो भू आकृतियाँ हैं, उनका सर्वे करती है और उनको रख रखाव के लिए पूरे नियम और नियंत्रण करती है। तो ये जीएसआई के तहत आती है और जीएसआई इसको करती है, या फिर वो राज्य सरकार को सौंप सकती है कि आप इसको देख रेख करें। तो राज्य सरकार में जो संबंधित विभाग होंगे वो क्या करेंगे, इसके संरक्षण करेंगे। ये ज़रूरी क्यों है दोस्तों, ये ज़रूरी है हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, हमारे वैज्ञानिकता को बढ़ाने के लिए, भू वैज्ञानिकता को बढ़ाने के लिए, और शैक्षिक क्षमताओं का विकास करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे शैक्षिक क्षमता का विकास का मतलब ये हो गया कि हमें शैक्षिक दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है, जो साइट्स होते हैं उन पर जो है जा कर के शोध हो सकते हैं, उन पर नई नई खोजें की जा सकती है, उनको भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। ये शैक्षिक रूप से भी ज़रूरी है, अनुसंधान के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो सांस्कृतिक और सौंदर्य परिबंध में जो जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ होती है उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, एक अलग तरह की सांस्कृतिक परिवेश जो है वो बन जाती है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, संरक्षण करके रख सकते हैं। तो इसके लिए भी वो क्या है, ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अभी जो साइट मिले हैं ये अद्वितीय पाषाण संरचनाएं हैं, जो पाषाण काल की संरचनाएं हैं उनमें इनको गिना जाता है। इसमें हमको बहुत सारे जीवाश्म मिल सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेंगे, जीवाश्म मिल सकते हैं जो हमारे शिक्षा पे, रिसर्च पे और जो सांस्कृतिक महत्व है हमारा उस पर क्या कर सकते हैं, हमें रिच कर सकते हैं, और उस पर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस दृष्टिकोण से। ठीक है, और यदि पर्यटनों का स्थल से देखें तो पर्यटन के रूप में भी इसको विकसित किया गया है, और इस पर पर्यटक से क्या अर्थव्यवस्था भी वहाँ की चलती है आसपास की। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो जीएसआई जो है और राज्य सरकार या संबंधित जो राज्य सरकार होती है इन साइटों की सुरक्षा के लिए क्या करती है, आवश्यक उपाय करती है। तो जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुरक्षा है और रखरखाव के लिए भू विरासत स्थल और भू वैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है, जो जीएसआई उसी को हिंदी में लिखा गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को
ठीक है। अब जीएसआई क्या होती है, तो एक वैज्ञानिक एजेंसी है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1851 में की गई थी। क्यों की गई थी इसकी स्थापना? तो दोस्तों उस समय जो है रेलवे को बिछाया जा रहा था अंग्रेजों के थ्रू, और रेलवे के लिए कोयला का बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोयला वाष्प इंजन से ही चलती थी रेलवे, और उसके लिए कोयला ज़रूरी था। तो कोयला की खोज करने के लिए कि भारत में कहाँ कहाँ पे कोयला है, एक संस्थान बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उस समय एक्ट पारित करके 1851 में, तो जिसका नाम रखा गया जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वही संस्था जो है आज भी क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इसी के तहत जो है ये हमको इसको रखा जाता है, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह मतलब पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण इंडिया है संस्थान है, उसके द्वारा भी एक परिसर है जो भोजशाला परिसर का क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया। भोजशाला परीक्षण में क्या है कि इसमें देखिए चर्चा में ये क्यों रही, ठीक है, ये दूसरे टॉपिक हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। तो एएसआई द्वारा जो है भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण किया जा रहा है, ठीक है, ये टॉपिक है। तो चर्चा में क्यों रही, चर्चा में इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वह का जो इंदौर खंडपीठ है, ठीक है। तो हमको ये इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं, इंदौर खंडपीठ, ये सिर्फ ये ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा ये दिया गया फैसला है। तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो क्या क्या कहा गया है, उनके द्वारा एक फैसला लिया गया है कि जो धार जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ एक मंदिर और मस्जिद एक साथ है, ठीक है। तो मंदिर का नाम है भोजशाला मंदिर और मस्जिद का नाम है कमाल मौला मस्जिद। तो इन दोनों को परिसर का जो मूल प्रकृति को कह रहा है कि एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाए और पता किया जाए कि इसका मूल प्रकृति क्या है। तो इस वजह से ये क्या हो गई, चर्चा में आ गई है, ठीक है। तो ज़रा हम लोग अब देखते हैं कि इसके मूल प्रकृति क्या है, ठीक है, और इसका परिसर कहाँ है। तो भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर की बात करें तो ये मंदिर जो है वह क्या है, मूल रूप से 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके राजा के द्वारा, तो परमार राजा भोज के द्वारा, जो राजा भोज था उसके द्वारा निर्मित की गई है। और ये जो मंदिर है वो सरस्वती देवी से संबंधित मंदिर है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि किस राजा द्वारा संबंधित है, तो राजा भोज के द्वारा संबंधित है, ठीक है। चूँकि ये प्रश्न से स्पष्ट हो जा रहा है कि राजा भोज द्वारा संबंधित होगा, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट ना बना करके हो सकता है पूछ सकता है कि किस देवी देवता से संबंधित है भोजशाला मंदिर, तो ये देवी सरस्वती से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसको हमको याद रखने की ज़रूरत है। ये देवी सरस्वती से संबंधित मंदिर है। और मस्जिद का निर्माण जो है वह कह रहा है कि मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके, जो मंदिर जो है ढल गई, टूट गई, उसी के अवशेष का उपयोग करके किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। और स्मारक में संस्कृत और प्राकृतिक साहित्यिक कृतियों के साथ अंकित कुछ स्लैब भी मौजूद है। जो मस्जिद के स्मारक है उसमें जो है कह रहा है संस्कृत और प्राकृतिक साहित्य की कृति जो है उसके साथ जो लिखा हुआ कुछ स्लैब है वो भी मौजूद हैं, ठीक है। और मानना ऐसा है कि कला और साहित्य के महान संरक्षण के रूप में जो है राजा भोज को माना जाता था, और वह जो है एक स्कूल की स्थापना की थी जिसे अब भोजशाला के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे एक स्कूल भी चलता था जिसको भोजशाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एएसआई के साथ एक समझौते के तहत जो है वह हिंदू प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में उपासना करते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग प्रत्येक शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। तो एएसआई के साथ क्या समझौता हुआ है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि भाई हिंदू जो है प्रत्येक मंगलवार को उपासना करेंगे उस मंदिर में, और मुसलमान जो है मस्जिद में जो है नमाज पढ़ेंगे शुक्रवार को, ठीक है। तो एएसआई द्वारा कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो खुदाई किया जाता है, 2 तरीके का खुदाई किया जाता है। एक वर्टिकल खुदाई किया जाता है। वर्टिकल खुदाई का मतलब है कि आपको ये विध्वंसक होती है, मतलब आक्रामक विधि अपनाई जाती है। आक्रामक विधि से संबंधित क्या है, इसका मतलब है कि ऊपर से आपको तोड़ा जाएगा, ठीक है। आपको मतलब जिसको सर्वे करना है उस भूमि को या उस स्थल को क्या जाता है, खोदा जाता है। इसमें पुरातात्विक तकनीक और इसमें अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ उसे नष्ट करने के लिए स्ट्रेटोग्राफिक सिद्धांतों का उपयोग करके खुदाई शामिल होता है, ठीक है। स्ट्रेटोग्राफिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, तो उल्टे क्रम में हटाने। उल्टे क्रम में हटाने का मतलब होता है कि आपके जो ये विभिन्न परतों से बनी होती है, तो इसको यहाँ से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। पहले इस परत को तोड़ करके हटाया जाएगा, फिर इस परत पे आया जाएगा, फिर इस परत को तोड़ करके हटाया जाता है, उसको अंकित किया जाता है कि वो कैसा है। तो इस तरीके का एक सर्वे भी किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आक्रामक सर्वे जिससे तोड़ा जाता है और उसको समझा जाता है और लिखा जाता है, ठीक है। एक होती है गैर आक्रामक विधि। गैर आक्रामक विधि में क्या उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछने वाला नहीं है पर फिर भी ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर की जो है जांच की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि खुदाई की अनुमति नहीं होती है, इसमें खुदाई नहीं किया जाता। अंदर जांच करने के लिए क्या कहते हैं, एक वेब भेजा जाता है, ऊर्जा भेजी जाती है, एनर्जी भेजी जाते हैं, और उसके पैटर्न को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि किस तरह के पत्थरों में, कितने पुराने पत्थरों में जो है किस तरीके के पैटर्न हमको वेव जो है मिलने को मिलता है। तो तरंग वेग के अनुमान से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है कि किस तरीके का ये बना होगा इसका स्ट्रक्चर,
ठीक है। तो इसमें एक सक्रिय विधि है, मतलब एक्टिव विधि है, जिसमें जमीन में क्या क्या था, ऊर्जा डाला जाता है, एनर्जी डाला जाता है और प्रतिक्रिया को मापा जाता है कि किस तरीके का इसमें पैटर्न मिल रहा है। तो ये जो भौतिक गुण, घनत्व और विद्युत प्रतिरोधी और तरंग वेग का अनुमान किया जाता है, क्योंकि पत्थर से हमको उसी तरह का अनुमान मिल सकता है। ठीक है। एक भूकंपीय तकनीक होता है जिसमें संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए सदमे तरंगों का, मतलब अचानक से कोई तरंग डाला और फिर उसका देखा कि किस तरीके का रिएक्शन होता है, जैसे भूकंप आती है तब होती है। एक विद्युत चुम्बकीय विधि होता है, इसमें एनर्जी इंजेक्ट करने के बाद जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रतिक्रिया को मापा जाता है। ठीक है। एक निष्क्रिय विधि होती है, जो मौजूदा भौतिक गुण है उसको मापा जाता है। फिर मैग्नोमेट्री विधि होती है, गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण होता है। तो इस तरीके का चीज़, एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होता है। तो ये सिस्टम जो है अभी काफ़ी चर्चा में रही है। ठीक है। GPR सिस्टम जो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होती है, एक रडार होती है जो अंदर तक जो है वो स्कैन कर लेती है। तो ये आधुनिक तकनीक के द्वारा जो है वह किया जा रहा है। तो इसमें ASI दफन पुरातात्विक अवशेषों का 3D मॉडल क्या करती है, तैयार करती है और GPR का प्रयोग करती है। GPR एक सतह एंटीना से एक छोटे रडार आवेग द्वारा संचालित होता है और मृदा से परावर्ती संकेतों के समय वह परिमाण को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। रडार की किरणों का शंकु की तरह क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ये नीचे जाते हुए क्या करता है, इस तरीके से फैलते जाता है पूरा का पूरा, और ये क्या करता है, इस तरीके से फैलते जाता है शंकु की तरह, मतलब चारों दिशा में 3D मॉडल में। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इसको चारों दिशा में क्या करता है, फैलते जाता है। ठीक है। जिसे एंटीना वस्तु के ऊपर से गुजरने से पूर्व प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। ठीक है। तो रडार की किरणों का शंकु की तरह प्रकीर्णन होता है और ऐसे प्रतिबिंब बनते हैं जो सीधे भौतिक आयामों के अनुरूप नहीं होते हैं, जिससे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसको स्टडी किया जाता है। तो ये एक विधि है। ठीक है ना। और एक उम्र पता लगाने के लिए, तो आपको पता है कि पत्थरों की उम्र पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, चट्टानों का उम्र पता लगाने के लिए। और यदि उसमें जीवाश्म नहीं है तो हम लोग यूरेनियम डेटिंग का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब पुरातत्व सर्वेक्षण में कुछ सीमाएं हैं, तो क्या सीमाएं हो सकती है, तो देखिए ये भौतिक गुण जो है वह समान प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें लक्ष्य की जो पहचान है वो अस्पष्टता तोड़ कर यदि देख लेते हैं तो उसमें अस्पष्टता ज़्यादा होती है। ठीक है। तो जो अविध्वंसक विधि होती है उसमें अस्पष्टता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर चीज़ जो है स्पष्ट रूप से हम एक अनुमान के हिसाब से क्या करते हैं उसमें लगाया जाता है, जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये एक इसमें क्या है दिक्कत है, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। और चूँकि चट्टान जो है, पुरातात्विक संरचना जो है वह अलग अलग प्रकृति से बनी होती है, अलग अलग सामग्री से बनी होती है, तो उसका अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और यदि भूभौतिक के उपकरण विशेष रूप से यदि जटिल परिदृश्यों में लक्ष्य प्रतिबिंबों का सटीकता और पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं ये, और धार्मिक स्थल पर विवाद जैसे मामलों में भावनात्मक और राजनीतिक कारक व्याख्याओं एवं निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। अब है कि मंदिर की खोज चालुक्य विस्तार का प्रमाण है। ठीक है। अब यहाँ भी ASI से संबंधित एक मामला है। अब जरा इसको देखते हैं। तो देखिए, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज जो परिहा है, उसके द्वारा पुरातत्वविदों ने, जो उसका पुरातत्वविद है उसने तेलंगाना के नलकोंडा जिले में, किस जिले में, तो तेलंगाना के नलकोंडा जिलों में मुदमानिक्यम गांव है एक। ठीक है। उस गांव में एक दुर्लभ अभिलेख सहित कुछ बादामी चालुक्य काल के 2 प्राचीन मंदिरों के अस्तित्व का पता लगाया है। कितने, तो 2 प्राचीन मंदिरों का अस्तित्व का पता लगाया है। ठीक है। तेलंगाना में ही ये पता लगा है, नलकोंडा जिले में। तो आपको गांव का नाम हो सकता है ना पूछे, पूछ भी सकता है, UPSC का है। ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो है मुदी मानिक्यम गांव में जो है ये एक मिला है। नलकोंडा जिला है जिसमें पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज उसको मिला है। तो उसके जो पुरातत्वविद है उनको मिला है ये। यदि हालिया उत्खनन से संबंधित हम प्रमुख विशेषताओं या उसकी चर्चा करें तो गांव के अंत में स्थित दोनों मंदिरों का कालक्रम कह रहा है कि 543 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच का है। ठीक है। कब का है, तो कह रहा 543 और 750 ईस्वी के बीच का है, जो बादामी चालुक्य के शासनकाल से संदर्भित है। तो अब यहाँ से हमको चालुक्य से संबंधित जो है एक हिंट मिलती है, तो चालुक्य से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना दिख रही है। ठीक है। क्योंकि मंदिर मिली है तो हो सकता है कि चालुक्यों से प्रश्न बने, इसीलिए चालुक्यों के इतिहास को एक बार देखना जरूरी है। चालुक्यों से संबंधित जो इतिहास है उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है। तो ये मंदिर रेखा नगर प्रारूप में निर्मित बादामी चालुक्य और
साथ ही कदम्ब नगर शैली की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करते हुए अद्वितीय स्थापन शैली का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। एक मंदिर के गर्भगृह में एक पनव, ठीक है, पनवत्तम जो शिवलिंग का आधार होता है के अस्तित्व का पता लगा है। तो ये शिवलिंग का स्तर है, उसके जो है शिवलिंग का आधार है, उसके अस्तित्व का भी पता लगा है। और दूसरे मंदिर में भगवान विष्णु के मूर्ति पाई गई है। ठीक है। तो शैव और वैष्णव पंथ से ये पता चलती है। तो मंदिर के गर्भगृह में जो है एक पनवत्तम यानी कि शिवलिंग का जो आधार होती है उसका पता लगा है। और दूसरे मंदिर में विष्णु की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति पाई गई है। अभिलेख की खोज के दौरान जो है एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसे गंडालोर मनरू कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उसको? गंडालोर मनरू कहा जाता है उसको, जो है वह गंडालोर नरू कहा जा रहा है। ठीक है, जिसका कालक्रम कह रहा है कि 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी ईस्वी है, मतलब इसी से संबंधित है। ये तो 8वीं शताब्दी की है ना मंदिर, ये 750 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी, और ये 6ठी शताब्दी, तो 8वीं 9वीं शताब्दी का एक अभिलेख भी मिला है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके का ये मंदिर है जो मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भगवान विष्णु का एक प्रतिमा मिला है दूसरे मंदिर में, और ये एक मंदिर में मिला है जो शिवलिंग का आधार है यहाँ पे, वो मिला है गर्भगृह में। ठीक ना। तो अब चालुक्य राजवंश से संबंधित कुछ तथ्य हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो चालुक्य राजवंश ने 6ठी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिणी और मध्य भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शासन किया था। इसमें 3 अलग अलग राजवंश शामिल थे, बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। तो 3 जो है चालुक्य वंश अलग अलग जो है वो क्या थे? सम्मिलित थे। ठीक है, इसमें एक बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य जो है वह शामिल थे। तो वातापी में, वातापी यानी कि कर्नाटक जो है अभी उसका नाम हो गया है, और अभी जो है बादामी कहा जा रहा है उसको। तो वातापी से जो उत्पन्न बादामी के चालुक्यों ने 6ठी शताब्दी 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही 8वीं शताब्दी के मध्य तक क्या क्या है? शासन किया है। और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है अपने चरम पर पहुंच गए थे। तो चालुक्यों का जो कार्यकाल था वो पुलकेशिन द्वितीय के समय बहुत ही चरम पर था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो है चालुक्यों का क्या होने लगा? पतन होने लगा धीरे धीरे। और जो 11वीं शताब्दी तक वेंगी, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है, उसके आसपास का केंद्र था। ठीक है, जो पूर्वी चालुक्य था उसका जो दक्कन में जो है एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में उभरा था पूर्वी चालुक्य, और उसके पुलकेशिन द्वितीय के बाद उभरा था ये। ठीक है, और 11वीं शताब्दी तक जो है वेंगी यानी कि वर्तमान जो आंध्र प्रदेश है उसके आसपास तक केंद्रित था। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के उदय ने जो है पश्चिमी दक्कन में बादामी चालुक्यों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। हालांकि उनकी विरासत को उनके वंशजों पश्चिमी चालुक्यों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत तक कल्याणी यानी कि जो आधुनिक कर्नाटक में बसव कल्याण जगह है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो कल्याणी पर शासन किया था। ठीक है, जो नींव रखा था वो पुलकेशिन द्वितीय ने रखा था। ठीक है, वो बादामी के पास जो है एक पहाड़ी को मजबूत करने एवं चालुक्य राजवंश के प्रभुत्व की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। कब? तो 535-36 ईस्वी में जो है पुलकेशिन प्रथम को जो है नींव रखने की दिया जाता है, जो बादामी चालुक्य है उसका। ठीक है, तो बादामी शहर की जो औपचारिक स्थापना है, बादामी शहर की औपचारिक स्थापना कीर्तिवर्मन 597 के द्वारा की गई थी, जो चालुक्य शक्ति एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में कार्यरत थे। यदि उनके राज्य व्यवस्था और प्रशासन की बात की जाए तो चालुक्य ने जो है प्रभावी प्रशासन किया और अपने क्षेत्र को राजनीतिक इकाइयों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ठीक है, और अलग अलग प्रशासनिक प्रणाली लागू की। इन प्रभागों में जैसे विषयम जिला को बोला जाता है, राष्ट्रम, नाडु और ग्राम शामिल था। ठीक है, धार्मिक संरक्षण में चालुक्यों ने जो है शैव और वैष्णव दोनों धर्मों को संरक्षण दिया है। तो अभी जो मंदिर मिला है उसमें भी हमको क्या है? शिवलिंग का आधार मिला है, यानी कि वो शैव धर्म से संबंधित है और वैष्णव धर्म से विष्णु जी संबंधित है। तो मंदिर में दोनों मूर्तियाँ मिली है, दोनों जगह जो है शैव और वैष्णव के साक्ष्य भी मिले हैं। मुख्य धारा के हिंदू धर्म से परे चालुक्यों ने जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जैसे अन्य संप्रदाय को भी क्या दिया था? संरक्षण दिया था, जो धार्मिक विविधता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। पुलकेशिन द्वितीय के कवि साहित्यकार रवि कीर्ति एक जैन विद्वान था। ठीक है, तो जो
पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कवि था, वो साहित्यकार रवि कीर्ति, एक क्या था, जैन विद्वान था वो। यात्री हुएनसांग के अनुसार जो है वह चालुक्य क्षेत्र में कई बौद्ध केंद्र थे, जिनमा हीनयान एवं महायान संप्रदाय के 5000 से अधिक अनुयायी रहते थे। स्थापत्य कला की बात की जाए तो ऐतिहासिक रूप से दक्कन में चालुक्य ने नरम बलुआ पत्थरों को माध्यम बना करके मंदिर निर्माण कराया और मंदिर निर्माण की जो है तकनीक शुरू की। किसको? तो चालुक्य ने जो है नरम बलुआ पत्थरों के माध्यम से मंदिर बनाने की तकनीक शुरू की थी। उनके मंदिरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो उत्खनन से प्राप्त गुफा मंदिर है और दूसरा संरचनात्मक मंदिर है। गुफा मंदिर ये होता है कि पत्थरों को काट करके गुफा की तरह अंदर में मंदिर बनाया जाता है, तो उसको गुफा मंदिर कहा जाता है। और उत्खनन के द्वारा किया जाता है, मतलब उसको काट साट कर। और एक संरचनात्मक मंदिर है कि मंदिर को आधार से ऊपर से तक डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो बादामी संरचनात्मक उत्खनन दोनों प्रकार के गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो बादामी जो है वो संरचनात्मक एवं उत्खनन दोनों प्रकार के गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है बादामी में। और पतदकल एवं एहोल संरचनात्मक मंदिरों के लिए भी लोकप्रिय है। ठीक है, पतदकल और एहोल जो है वो संरचनात्मक मंदिरों के लिए भी लोकप्रिय है। साहित्य की बात की जाए चालुक्यों में, तो चालुक्य शासकों ने शास्त्रीय साहित्य एवं भाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आधिकारिक शिलालेखों के लिए संस्कृत का उपयोग किया है। संस्कृत की प्रमुखता के बावजूद चालुक्यों ने कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार किया और साथ ही उन्हें लोगों की भाषा के रूप में मान्यता दी। तो संस्कृत को उन्होंने भी संरक्षण दिया और कन्नड़ को भी संरक्षण दिया है। चित्रकला जो है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी चालुक्यों के टाइम पे। तो चालुक्यों ने चित्रकला में वकाटक शैली को अपनाया। ठीक है, चित्रकला में कौन शैली को अपनाया? तो वकाटक शैली को अपनाया। बादामी में विष्णु को समर्पित एक गुफा मंदिर में चित्र पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वकाटक चित्रकला किस राजवंश से संबंधित है? तो चालुक्यों से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको गौर से देखना चाहिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो चालुक्यों ने जो है वकाटक शैली को अपनाया था। ठीक है, और बादामी में जो है विष्णु को समर्पित गुफा मंदिर बनाया गया है, जिसमें चित्रकला किसमें? तो वकाटक शैली में बनाया गया है। यदि पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख देखा जाए तो कर्नाटक के एहोल में जो मेगुंडी मंदिर है, कौन सी मंदिर है? मेगुंडी मंदिर इसमें स्थित है। ठीक है, कौन सा शिलालेख? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख। और एहोल शिलालेख चालुक्य इतिहास और उपलब्धियों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है ना, तो भारतीय जो मंदिर वास्तुकला है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? एहोल को माना जाता है। यदि हम लोग प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति द्वारा तैयार किया गया शिलालेख चालुक्य राजवंश, ठीक है, एक चालुक्य राजवंश शिलालेख बनाया गया था जो विशेष रूप से राजा पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था? गीतात्मक श्रद्धांजलि थी, मतलब गीतों के द्वारा उसको श्रद्धांजलि दी गई थी, जिसे सत्य यानी कि सत्याश्रय के अवतार के रूप में सराहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि रवि कीर्ति द्वारा तैयार किया गया शिलालेख कौन सा था? तो चालुक्य राजवंश द्वारा के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, और उसमें किस राजा का जो है वह वर्णन किया गया था? तो पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन किया गया था। और किस तरह का था वह? तो श्रद्धांजलि था पुलकेशिन द्वितीय के लिए। ठीक है, गीतात्मक श्रद्धांजलि था, मतलब गीतों के द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया था। तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखें। यदि शिलालेख में विरोधियों पर चालुक्य राजवंश की विजय का वर्णन है कि उन्होंने विजय किया, जिसमें हर्षवर्धन की प्रसिद्ध हार के भी सामना है, तो हर्षवर्धन जब वह चालुक्य से हार गया था तो उसकी भी क्या की गई है? इसमें वर्णन की गई है। ठीक है, और शामिल की गई है। तो ये एहोल का जो है वह इंस्क्रिप्शन है, ये मेगुटी टेम्पल है। तो इसमें देख सकते हैं ये जो बनाया गया है ना, ये शिलालेख है, ये जो अभिलेख लिखा गया है ये एहोल की ही अभिलेख दिखाया गया है। ठीक है, इस पर लिखा गया है चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, यहाँ है, इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे शिलालेख मिल जाएंगे। चलिए, माजुली मुखोटे पांडुलिपि और नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को मिला जिया टैग। ये जिया टैग इस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो है आदिवासी शिल्प को और वस्त्रों को और अन्य चीज़ों को जो है जिया टैग मिला है। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो
बनेंगे नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जो भी बनेंगे तो वो इस पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक क्वेश्चन तो पक्का है कि वो आना ही आना है जिया टैग से संबंधित। ठीक है, तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो है नरसासुर के पारंपरिक क्रोशिया लेस को, ठीक है, इसको याद रखना, क्रोशिया लेस शिल्प को चीन के मशीन निर्मित लेस उत्पादों से संरक्षण प्रदान करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नरसापुर किससे संबंधित है, तो पहला देगा ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद दे सकता है कि आपको ये चीन का जो मशीन निर्मित लेस है उससे संबंधित है, क्रोशिया लेस से संबंधित है। तो इस तरीके का ऑप्शन बनाया जा सकता है जहाँ पे कंफ्यूज किया जा सके आपको। इसको जिया टैग मिला है तो इस तरीके का ऑप्शन मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जिया टैग दिया गया है तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है ना। आंध्र प्रदेश के आसपास के जो है स्टेट्स का नाम दे सकता है, तेलंगाना का दे सकता है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का क्या है, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प है। ठीक है, इसी प्रकार सांस्कृतिक महत्व का संवर्धन और संरक्षण प्रदान करते हुए असम के माजुलिक मुखौटे तथा पांडुलिपि चित्रकारी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो एक जो असम का है वह है क्या है, माजुली मुखौटा असम का, और पांडुलिपि चित्रकारी को जो है वह जीआई टैग दिया गया, पांडुलिपि चित्रकारी। ठीक है, जो पांडुलिपि में चित्रकारी की जाती थी तो उसको भी क्या गया है, जीआई टैग दिया जाता है। ये देखिए नरसापुर का जो क्रोशिया लेस है ये क्रूज से बनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा क्रूज से जो है ये इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, इस तरह की आकृतियाँ और ये चीज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मैट आपको दिख रहा है ये क्रूज से संबंधित, या फिर आपको इसको दस्तरखां बोल सकते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ है ये क्या है मुझे नहीं पता, पर ये क्रूज से बनाया गया है। इसमें ऊन को लेकर के इस तरीके का एक क्रूज होता है। मैं यदि क्रूज बनाना चाहूँ तो मैं भी बना सकूँ। ये इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्रूज होता है सुई के जैसा, और इसी में जो है वह धागा फंसाया जाता है। ठीक है, इसी में जो है वह धागा फंस जाती है और तब जो है इसी से बिना जाता है। तो दो क्रूज जो है दोनों उंगली से, 4 फिंगर से जो है वह बनाया जाता है, इस तरीके का डिज़ाइन बनाया जाता है। तो ये गाँव में जो है काफ़ी प्रचलित है। सॉरी मैंने मिटा दिया, फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे नुकीला होता है ये। ठीक है, इस तरीके का क्रूज होता है। तो ये क्रूसिया से बनाया गया है, नरसापुर। ठीक है ना, याद रखना है इसको, क्या है, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प है ये। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ दिया है तो देख लेते कुछ फैक्ट। तो क्रोशिया लेस शिल्प की शुरुआत जो है वर्ष 1844 में हुई थी और इसे कई बाधाओं जैसे भारतीय अकाल 1899 में आया था, महामंदी आया था 1929 में, का सामना करना पड़ा। 1900 के दशक के प्रारंभ में गोदावरी क्षेत्रों में 2000 से अधिक महिलाएं लेस शिल्पकला में शामिल थी, जो इसकी सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। इस शिल्प में विभिन्न आकार की क्रोशिया सप्लाई का उपयोग कर पतले सूती धागों के माध्यम से जटिल कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इस शिल्प के कारीगर लूप और इंटरलॉकिंग टाके बनाने के लिए एकल क्रोशिया हुक का उपयोग करते हैं, जिससे उत्कृष्ट लेस पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि ये हुक की आकृति बना होता है, ये इस तरीके का हुक बना होता है जिसमें इसको क्रूज कहा जाता है, क्रूज कहा जाता है या क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, जो क्रॉस या हुक का उपयोग करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इसको क्रूज कहा जाता है। ठीक है, नरसापुर का हस्तशिल्प क्रोशिया उद्योग जो है लेस से निर्मित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला का उत्पादन करता है, जिसमें वस्त्र, घरेलू सामान और सहायक उपकरण जैसे डोइली, तकिया का कवर, कुशन का कवर, बेड स्प्रेड, टेबल रनर, टेबल क्लॉथ, हैंड पर्स, कैप, टॉप, स्टॉल, लैंप शेड और दीवार पर सजाई जाने वाली वस्तुएं इत्यादि शामिल होती हैं। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में नरसापुर के क्रोशिया लेस उत्पादों के निर्यात के साथ ये उत्पाद वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बना रहा है। ठीक है, यदि जिया टैग की बात करें तो जिया टैग क्या होती है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने संबंध शिल्प को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, ठीक है, मतलब जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में पंजीकृत किया तथा यह प्रमाणित किया कि यह शिल्प भौगोलिक रूप से गोदावरी क्षेत्र के पश्चिमी गोदावरी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा के 19 मंडलों तक क्या है सीमित है। तो अब ये बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं पाया जाता था, परंतु अब जो है इसको जिया टैग मिल चुका है। ठीक है, चलिए
तो अब हम लोग माजुली मुखौटे की बात कर लेते हैं। माजुली मुखौटा जो है पांडुलिपि पेंटिंग क्या है? तो माजुली मुखौटा पारंपरिक तकनीकों पर आधारित हाथ द्वारा बारीकी से तैयार किए गए मुखौटे हैं। ठीक है, हस्त निर्मित इन मुखौटों का प्रयोग परंपरागत रूप से भावना धार्मिक संदेशों के मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप है। भावना क्या है? भावना जो है एक धार्मिक मनोरंजन का एक रूप है। या जो है नव वैष्णव परंपरा के तहत जो है भक्ति संदेशों के साथ नाटकीय प्रदर्शन में पात्रों को क्या करता है? चित्रित करने के लिए किया जाता है। तो नाटक होता है, उसमें जो है वो भावना नाटक हो चाहे नव जो वैष्णव परंपरा है उसके तहत जो नाटक होता है, तो उसमें भक्ति संदेश देने के लिए अलग अलग तरह की जो है वो क्या किया जाता है, पात्र के लिए, किरदार के लिए वो क्या करते हैं? मुखौटा पहन लेती हैं। ठीक है, जो 15वीं-16वीं शताब्दी के सुधारक संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ ये याद रखने की जरूरी चीज़ है। ठीक है ना, श्रीमंत सुधारक जो है संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी। तो ये याद रखने से संबंधित है, क्योंकि इस प्रश्न में आपको इस तरह के नाम दिए जा सकते हैं कि किस जो है व्यक्तित्व ने इस तरह का संरक्षण किया है। ठीक है, तो मुखौटों में देवी देवताओं, राक्षसों और जीव जंतुओं, इन सब चीज़ों का उपयोग पक्षियों को चित्रित किया जाता है, जिनमें रावण, गरुड़, नरसिम्हा, हनुमान, वराह, शूर्पणखा इत्यादि शामिल होते हैं। तो इन सबों का मुखौटा बनाकर पहन लिया जाता है। ठीक है, बांस, मिट्टी, गोबर, कपड़ा, कपास, लकड़ी सहित विभिन्न सामग्रियों से बने मुखौटे का आकार सिर्फ चेहरे को ढकने से लेकर कलाकार के पूरे सिर तथा शरीर को ढकने तक होता है। तो उसमें पूरा का पूरा जो है ढका जाता है। पारंपरिक दस्तकार समसामयिक संदर्भों को अपनाने के लिए 17 यानी कि मठ की सीमाओं से परे जाकर माजुली मुखौटा निर्माण का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी जो दस्तकार बचे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो मठ की सीमाएं हैं उनसे अलग जा करके, उनसे इतर जा करके क्या कर रहे हैं? इसको संजो करके रख रहे हैं और इस पर कार्य कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये इस तरीके का मुखौटा होता है जिसमें अलग अलग तरह, जैसे ये बराह है, ठीक है, ये हनुमान है, ये गणेश भगवान है। ठीक है, तो इस तरीके का क्या किया जाता है? इस तरीके का मुखौटा बनाया जाता है। ठीक है, गरुड़ है ना, भगवान का, राक्षस का, जैसे राक्षस है, तो हर तरह का जो है मुखौटा बनाया जाता है और ये सिर तक को क्या किया जाता है? ढक लिया जाता है। इस सत्रों की स्थापना श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्यों द्वारा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार के केंद्र के रूप में की गई थी। माजुली जो है अपने 22 सत्रों के द्वारा जो है सांस्कृतिक प्रथाओं का केंद्र है। माजुली जगह का नाम है जिसमें 22 सत्रों के साथ जो है सांस्कृतिक प्रथाओं का केंद्र है। मुखौटा बनाने की परंपरा मुख्य रूप से 4 सत्रों यानी कि समागुरी सत्र, नतुन समागुरी सत्र, बिहिमपुर सत्र और अलिंगी नरसिम्हा सत्र। तो हम लोग जब बचपन में थे तो मेलाओं में इस तरह के मुखौटे मिलते थे। ठीक है, जो प्लास्टिक के निर्मित होते थे, तो अभी भी ये मेला मुखौटों में मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का किया जाता था। अब जरा माजुली जो है वह पांडुलिपि पेंटिंग क्या होता है उसको देखते थे कि पाल कला में बौद्ध कला की शैली को संदर्भित करती है। ठीक है, पाल कला जो पाल टाइम पे था, तो पाल कला में जो है वह बौद्ध कला की इसमें मिलावटी है। ठीक है, शैली को संदर्भित करते हैं जो पूर्वी भारत के पाल साम्राज्य में विकसित हुई थी। इसके विशेषता इसके जीवंत रंग, विस्तृत कार्य और धार्मिक विषयों पर जोर है। माजुली की पांडुलिपि पेंटिंग धार्मिक कला का एक रूप है जो पूजा पर केंद्रित द्वीप की वैष्णव संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है। इस कला के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक श्रेय श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है, जो असमिया में भागवत पुराण के आद्य दशम को दर्शाते हैं। माजुली के हर क्षेत्र में इसका अभ्यास जारी है। ठीक है, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग स्कूल ऑफ पेंटिंग कला से प्रेरित है। पेंटिंग जो है पाला स्कूल कला की पेंटिंग से क्या है? प्रेरित है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो माजुली पेंटिंग पांडुलिपि पेंटिंग जो है वह पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग कला से प्रेरित है। तो इस तरीके का ये पेंटिंग है, देख सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बहुत जो है मिथिला पेंटिंग से मिलती जुलती है। ये पांडुलिपि पेंटिंग है, ये पांडुलिपि है, इसी पर जो क्या किया जाता था? पेंटिंग कर दिया जाता था और यहाँ पे पांडुलिपि लिखा जाता था, जो भी लिखना होता था। ठीक है, तो इसको पांडुलिपि पेंटिंग कहा जा रहा है। अब मराठा सैन्य परिदृश्य, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा जो है घटक के रूप में शामिल हुआ है। अब देखिए क्या है कि यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल में 2024-25 के दौरान जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है वह जो है मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है नामांकित करने के लिए तैयार हुआ है। ठीक है, इस नामांकन में 12 घटक क्या है शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो मराठाओं किस तरीके से सैनिक शासन उसका चलता था,
तो सैन्य प्रणाली थी, उनको क्या किया गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली एवं रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। इस नामांकन के 12 घटक शामिल है, जैसे महाराष्ट्र में सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, खांडेरी किला, ठीक है, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला। तो ये सब क्या है, मराठा में शामिल है। ठीक है, जो 12 है किला, तो ये 12 किला जो है मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 2021 में ही जो है वो उसको अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। और सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित 6ठी सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है इनको शामिल किया गया है। किलों का यह असाधारण तंत्र नेटवर्क पदानुक्रम, पैमाने और प्रतीकात्मक वर्गीकरण की विशेषताओं में भिन्नता लिए हुए भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिमी घाट श्रृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन के पठार तथा पूर्वी घाटों के लिए विशिष्ट परिदृश्य क्षेत्र एवं भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम है। ठीक है, तो इसमें किलों को जो है वो असाधारण तरीके से उसको बहुत ही ज़्यादा जो है क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता था। तो इसलिए जो है इसको शामिल किया गया है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं। ठीक है, जिनमें 12 किले जो है वह भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चयनित हुए हैं। इनमें 8 किले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। 8 किलों को जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। ये 8 किला कौन कौन से हैं, तो शिवनेरी किला है, लोहगढ़ किला है, ठीक है, रायगढ़ किला है, सुवर्णदुर्ग किला है, पन्हाला किला है, विजयदुर्ग किला है, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला है। तो ये 8 है। इसके बाद जो 4 बचते हैं, जैसे सालहेर किला, राजगढ़, खंडेरी किला और प्रतापगढ़ पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षित है। तो 8 भारत सरकार द्वारा और 4 जो है वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है वो संरक्षित है। तो किला का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि जो है एक स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है कि उल्टा कर देगा, जो 4 भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, महाराष्ट्र के 12 किलो में से 4 मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। और वहीं पर फिर दूसरा स्टेटमेंट बना सकता है इसी को 8 किला के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है निदेशालय द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ नंबर याद रखने बहुत जरूरी है। 8 किले भारत सरकार द्वारा और 4 किले महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो क्या है संरक्षित है, और 12 किले जो है टोटल जो है यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये जैसे लोहागढ़ का किला है, जैसे ये जो है वो यहाँ के किला है, तो ये लोहागढ़ का किला है। जैसे ये रायगढ़ का किला है ना। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। यहाँ से क्या करते थे, मराठा युद्ध करते थे, अपने को सुरक्षित रखते थे। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, तो यहाँ आने से पहले हमें लगता है कि शायद ये थोड़ा बहुत छूट रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में सालेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी किला पहाड़ी किले हैं। पहाड़ी किले कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6 जो है वह पहाड़ी किला है। ठीक है, प्रतापगढ़ एक पहाड़ी वन्य किला है। तो प्रतापगढ़ पहाड़ी भी है और वन भी है इसमें। तो प्रतापगढ़ क्या है, पहाड़ी वन्य किला है। पन्हाला एक पहाड़ी पठार किला है। विजयदुर्ग तटीय किला है, जबकि खंडेरी किला, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग द्वीपीय किला है। मराठा सैन्य विचारधारा 17वीं शताब्दी में 1670 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के तहत उत्पन्न हुई, और यह बाद के नियमों के अनुसार 1818 ईस्वी तक चले पेशवा शासन तक जारी रहा था मराठाओं का साम्राज्य। ठीक है, तो ये रायगढ़ का किला है। अब हम लोग देखते हैं जरा यूनेस्को के बारे में बात करते हैं कि भारत में जो है कौन कौन से स्थल जो है वो यूनेस्को के तहत शामिल है। तो इसको जरा हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है सेंटेंस एक बार में आ नहीं रहा है। ठीक है, छोटा कर लेते, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखे पर ठीक दिखते जाएगा फ़ोन में। भारत में बंगाल में जो है वह 42 भारत में वर्तमान में जो है वह 42 धरोहर स्थल शामिल है, जिसमें 34 जो है वह सांस्कृतिक स्थल है, 7 क्या है प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है, मतलब सब है उसमें एक में। महाराष्ट्र में 6 विश्व धरोहर स्थल शामिल है, 5 सांस्कृतिक स्थल शामिल है और 1 प्राकृतिक स्थल शामिल है। तो ये ध्यान देना है। तो और ये गुफाएं जो हैं, ये अजंता गुफाएं हैं जो 1983 में मिला था। एलोरा गुफाएं हैं जिसको भी 1983 में मिला था।
एलिफेंटा गुफा है जो 1987 में मिला था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है जिसको पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस से बोला जाता है, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, उसको 2004 में मिला है। तो मुंबई की विक्टोरियन स्थापत्य शैली जो गोथिक है, मुंबई के आर्ट डेको एसेंबल्स वर्ष 2018 में मिला उसको। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के पश्चिमी घाट जो है उसको प्राकृतिक श्रेणी में 2012 में शामिल किया गया है। तो ये जो है विश्व धरोहर स्थल के कुछ प्राकृतिक और सांस्कृतिक क्या है, विरासत स्थल है, धरोहर स्थल है। ठीक है, तो यहाँ आप एक चार्ट में देख सकते हैं मैप में कि कौन से कहाँ पे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक है, बिहार में जो है वह आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीर एट नालंदा, तो ये है। और महाबोधि टेम्पल जो है कॉम्प्लेक्स बोध गया में ये है। तो ये दो बिहार में है, इस तरह से सिक्किम में है, यूपी में है, हर स्टेट में लगभग हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यदि और कुछ देखें तो भारत में धरोहर स्थल संख्या 40 है, तो ये जो 42 हो गया है टोटल अब। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर स्थल अब कितने हो गए हैं, तो 34 हो गए हैं सांस्कृतिक धरोहर स्थल। अभी हमने पढ़ा था 2 जो है सांस्कृतिक में ही बढ़ा है, तो ये पहले की डाटा है, तो इसके ऊपर डाटा दी गई है, तो इसको डाटा को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यदि देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, सर्वाधिक देश स्तर में 58 जो है वो इटली का है, चीन का 56 है, जर्मनी का 51 है, फ्रांस का 49, स्पेन का 49 है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है, 6वां स्थान है तो विश्व धरोहर स्थलों के मामले में। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसको देखें तो विश्व धरोहर सूची उन स्थलों की सूची है जिनका क्या है, मानवता और प्रकृति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, ठीक, द्वारा ऑर्गेनाइज किया था। 2004 से पूर्व विश्व धरोहर स्थलों का चयन जो है वह 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक मानदंडों के आधार पर किया जाता था। 2005 में जो यूनेस्को ने इन मानदंडों को संशोधित किया और अब 10 मानदंडों का एक सेट है जिसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के आधार पर जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो 10 में से जो है कम से कम जो है एक को पूरा करना चाहिए, तभी जो है वह क्या है, शामिल किया जाता है। चयन का मानदंड जो है वह इस तरीके से, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं तेज़ी से। तो क्या मानव रचनात्मक प्रतिभा के उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व के लिए वास्तुकला का या प्रौद्योगिकी का होना चाहिए, स्मारकीय स्थल होना चाहिए या कला होना चाहिए, नगर नियोजन या परिदृश्य डिजाइन में विकास पर होना चाहिए, समय के साथ या विश्व के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण आदान प्रदान प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, ये मानदंड है। तो इस तरीके का कुछ मानदंड है। तो ऑपरेशनल क्राइटेरिया है जो 2002 में और 2005 में किया गया था, कल्चरल क्राइटेरिया है। ठीक है, और नेचुरल क्राइटेरिया है। तो नेचुरल क्राइटेरिया कितने हैं, 4। ठीक है, जो 2002 में किया था 2005 में कितने कर दिए गए, 4। ठीक है, 4 थे। तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो इसीलिए उसको हम लोग छोड़ के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नए पे। ठीक है, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब ये देखिए, श्री श्री औनियाती सात्रा वैष्णव मठ, ये चर्चा में रही। तो ये क्यों चर्चा में रही, तो असम के माजुली जिले में 350 वर्ष से अधिक पुराना वैष्णव मठ है। ठीक है, 350 वर्ष से अधिक पुराना जो है वो, तो 350 वर्ष से पुराना वैष्णव मठ है। तो श्री श्री औनियाती सात्रा वैष्णव मठ के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वह 1653 में असम के माजुली में की गई थी। इसका इतिहास 350 वर्ष से अधिक पुराना है, जो इस क्षेत्र के सबसे पुराने सात्रों में से एक बनता है। ठीक है, इसका जो 15वीं सदी में उभरा था, भक्ति आंदोलन के टाइम पे जो है 15वीं सदी में यह उभरा था और केंद्र के रूप में। सातारा जो है माजुली में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। ठीक है, तो माजुली द्वीप जो है दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। माजुली भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका धार्मिक महत्व देखें तो सातारा असमिया वैष्णववाद का केंद्र है, एक भक्ति आंदोलन जो भगवान कृष्ण की पूजा के इर्द गिर्द ही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि गोविंदा के रूप में भगवान कृष्ण की मूल मूर्ति पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर से लाई गई थी। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो मूर्ति लगाया गया है वह पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर है, वहाँ से भगवान कृष्ण की मूर्ति लाई गई थी।
यदि सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो औनियाती सातरा जो है वह वैष्णव मठ न केवल पूजा स्थल है बल्कि पारंपरिक कला रूपों, साहित्य और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण के केंद्र भी हैं। ये सातारा क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावना और पारंपरिक कला के रूप में भी क्या है, महत्वपूर्ण है। भावना क्या है, एक पारंपरिक कला है, जो पीछे भी हम लोग बात किए थे, जिसमें क्या किया जाता है, तो अभिनय संगीत और संगीत का जो वाद्य यंत्र है उसका संयोजन करके क्या किया जाता है, एक कला प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो भावना क्या है, एक प्रदर्शन कला है। इसमें जैसे मुखौटा लगा करके जो प्रदर्शन किया जाता था भावना, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये। इसमें क्या है कि गायन बयान नामक एक संगीत प्रदर्शन से पहले होता है। आमतौर पर नाटक जो है आमतौर पर जो है संगीत गायन बयान से पहले हो जाता है। माजुली द्वीप के बारे में देखें कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है वह क्या है, नदी द्वीप है। वैष्णववाद की यदि चर्चा करें तो वैष्णववाद हिंदू धर्म के भीतर एक क्या है, प्रमुख भक्ति आंदोलन है। साथ ही यह भगवान विष्णु एवं उनके विभिन्न अवतारों के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम पर जोर देता है। ठीक है, तो इसमें जो भक्त होते हैं वो विष्णु की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं भगवान विष्णु की। इसके मानने वाले को वैष्णव कहा जाता है। ठीक है, और विष्णु के साथ इसमें व्यक्तिगत संबंध हुआ का विश्वास करते हैं, जैसे देवता के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो विष्णु के 10 अवतार हैं। 10 अवतार में जो है बहुत सारे, जैसे कि मत्स्य है, मछली अवतार है, कुर्मू यानी कि कछुआ, वराह यानी कि सुअर, नरसिम्हा यानी कि आधा आदमी, ठीक है, और आधा शेर, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, इसके बाद राम अयोध्या के राजकुमार है, कृष्ण है, बुद्ध है और कल्कि जो है का अवतार माना गया। तो ये 10 अवतार है। भक्ति एवं मुक्ति का जो है इसमें वैष्णववाद जो है भक्ति के मार्ग पर जोर देता है, जिसमें विष्णु के प्रति जो है गहन भक्ति और प्रेम शामिल है। इसमें भगवान विष्णु के प्रति खुद को समर्पित कर देना ही मोक्ष माना जाता है। ठीक है, तो ये है। और इसमें जो है संप्रदाय क्या करता है, आत्मा को मानते हैं और भगवान के बीच संबंधों की उनकी व्याख्या के साथ जो है वह करते हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय के कुछ हैं। इसी से संबंधित जैसे वैष्णव संप्रदाय, माधव संप्रदाय, ठीक है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय का विशिष्टाद्वैतवाद का ही क्या है, एक हिस्सा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें और उससे इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि जो पूछा जाए धर्म के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन देखते हैं। तो ये हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इससे बुद्ध से संबंधित जो इतिहास है उनको भी पूछने की संभावना बनती है। तो हाल ही में एशिया में बौद्ध अनुयायियों के एक स्वैच्छिक जन आंदोलन शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन जो है वह की गई थी। ठीक है, और नई दिल्ली में अपनी 12वीं महासभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, ABCP जो है वो किया गया था और 12वीं महासभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यदि हम लोग आगे देखें तो इसमें जो आगे दिया गया है वह चर्चा किया गया, वह क्या किया गया है, तो इसकी विशेषता देखते। थीम जो थी इस कॉन्फ्रेंस की वो क्या थी, तो द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यह इसका क्या था, थीम था। और यह थीम जो है यह भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जैसा कि इसकी G20 अध्यक्षता और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो जो 12वीं ABCP की महासभा हुई थी उसकी यदि थीम देखें, थीम क्या थी, इसकी थीम याद रखने वाली चीज़ है, इसको पूछा जा सकता है कि द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, यह थीम थी। थीम क्या थी, तो द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है कि द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इसकी थीम थी। ठीक है, अब यदि हम लोग और चर्चा करें तो ये थीम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यदि हम लोग आगे देखें तो इसमें जैसे देखिए लॉर्ड बुद्धा की जो है एक दी गई है और उसके चारों तरफ जो अनुयायी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट B, ठीक है, मतलब 5वें भाग में जो है वह द यूनियन लॉर्ड बुद्धा का एक फ्रेम दिया गया है हमारे संविधान में, तो बुद्धिस्ट को, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 5वें भाग में जो है इस तरह की आकृति दी गई। ठीक है, यदि हम लोग और देखें थोड़ा इसके बारे में और यदि देखें तो क्या कैसे है, तो ये जो सम्मेलन की गई है, ये सम्मेलन किस लिए की गई, तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन किया गया है, ABCP किया गया। ठीक है, इसका परिचय यदि देखें तो ABCP की स्थापना होती है वर्ष 1970 में। कब होती है, तो 1970 में जो है इसकी स्थापना होती है और फिर इसके बाद जो है
कहाँ होती है? तो उलान बटार में होती है। कहाँ होती है? उलान बटार में। उलान बटार में 1970 में जो है इसकी स्थापना होती है, मंगोलिया के उलान बटार में बौद्ध भिक्षुओं के अनुयायियों, ठीक है, जिसको मठवासी कहते हैं या फिर उसको भिक्षु कहते हैं, और आमजन दोनों एक साथ बैठ करके क्या किए, एक सम्मेलन किए, ठीक है ना। तो पहली बार जो हुआ था 1970 में हुआ था, और ABCP की स्थापना हुई थी 1970 में। कहाँ? तो मंगोलिया के उलान बटार में, ठीक है, याद रखना है इस प्लेस को, उलान बटार में, मंगोलिया के उलान बटार में, ठीक है। चाइना के ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पे जो है मंगोलिया हमको मिलेगा, ठीक है। स्वैच्छिक आंदोलन के रूप में जो है इसको शुरू किया गया था। तब ABCP भारत, मंगोलिया, जापान, मलेशिया, नेपाल, तत्कालीन जो है USSR था उस समय, ठीक है, रशियन फेडरेशन के नाम से चलता था, ठीक है। इसके बाद जो है वियतनाम, और इसके बाद जो है श्रीलंका, दक्षिण और उत्तर कोरिया का दोनों हिस्सा, बौद्ध गणमान्य व्यक्ति के जो है जितने भी आते थे वो एक सहयोगात्मक प्रयास के लिए रूप में उभरा था। ये सारे देश और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अलग अलग जगहों से, वो क्या कहते हैं, मिले थे। अभी जो इनका मुख्यालय है, जो ABCP की मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? तो उलान बटार मंगोलिया में ही स्थित है, ठीक है। और वहाँ का जो मठ है, उस मठ का क्या नाम है कि गंडान चेग चेनलिंग, ठीक है, गंडान थेग चेनलिंग। तो उस मठ में अभी भी जो है उनका क्या है, मुख्यालय स्थित है, ठीक है, उलान बटार मंगोलिया में है। तो पहला सम्मेलन भी वहीं पर हुआ था। यदि हम लोग ABCP के उद्देश्य की चर्चा करें तो एशिया के लोगों के बीच में जो है वह सार्वभौमिक शांति, सद्भाव और सहयोग को मजबूती प्रदान करने हेतु और बौद्ध अनुयायियों के प्रयासों को एक साथ लाना जो है इसकी क्या थी, इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो धार्मिक संगोष्ठी होती है, धार्मिक सम्मेलन होती है, तो उसकी उद्देश्य क्या होगी? उसकी उद्देश्य ही होती है कि क्या किया जाए, हमको जो एशिया क्षेत्र में जिस क्षेत्र से संबंधित वो है उस क्षेत्र में क्या किया जाए, तो सद्भाव और शांति जो है बनाए रखें। तो बौद्ध संस्कृति परंपरा का जो है वह विकास क्या था, इसका एक अन्य उद्देश्य था। और जितने भी लोग हैं उनमें आर्थिक सामाजिक उन्नति हो उसको प्रोत्साहित करना, और न्याय और मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान को बढ़ाना था, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, एक उद्देश्य थी, ठीक है, लक्ष्य है। तो जो माधिका भाषा है, देखिए इससे संबंधित क्या है, माधिका भाषा है वह, तो ये कथन, ठीक है। तो इतना हमको इसमें ABCP में याद रखना है। अब नए टॉपिक पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो विलुप्ति के कगार पर माधिका भाषा, तो केरल के यदि करीवेलूर ग्राम पंचायत के नज़दीक एक कुकनम, ठीक है, कि सुदूर कॉलोनी में चकलिया समूह को अपनी भाषा माधिका के आसन्न नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ जो एक भाषा है, कौन सी भाषा है, तो माधिका भाषा है, जो केरल के जो है वह करीवेलूर ग्राम पंचायत के नज़दीक जो है कुकनम एक गांव है, कॉलोनी है, उसमें जो है एक चकलिया समूह को जो है, चकलिया समूह का ये भाषा है। तो यहाँ से आपको ये सवाल जो बनने का दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि माधिका भाषा किस समूह से संबंधित है। तो पहले तो होगा चकलिया समूह से संबंधित है, ठीक है। यदि किस राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा। ग्राम पंचायत तो नहीं पूछने का संभावना तो बनती नहीं है कि करीवेलूर ग्राम पंचायत पूछा जाए, ठीक है ना। तो एक तो समूह और दूसरा जो है वह क्या है, भाषा का नाम और राज्य, ये पूछने की बनती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमको एक 3 चीज़ जो है इसमें याद रखना है कि चकलिया समूह जो है, तकलिया याद है, ठीक है, तकलिया से चकलिया, तो वो याद रह जाएगा, ठीक है। भाषा समूह जो है माधिका भाषा के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में केवल 2 लोग बचे हैं इस भाषा को बोलने वाले, ठीक है, जो माधिका के अंतिम धारा प्रवाह वक्ता हैं। इन्हें इस बात का डर है कि उनके निधन से कहीं यह भाषा दुनिया से विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों जो है यदि मर जाएंगे तो इनके बाद जो है भाषा क्या होंगी, विलुप्त ना हो जाए, ये इनका क्या है, डर है। इसीलिए जो है इसके संरक्षण के लिए जो है वह चर्चा में आया है, ठीक है। तो माधिका भाषा और चकलिया समुदाय के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो माधिका भाषा कह रहा है कि यह चकलिया समुदाय से जुड़े सामाजिक विद्वेष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है उन्हीं को, ठीक है। उन्हें अछूत समझा जाता है, किसको, तो चकलिया समुदाय को। तो माधिका एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि नहीं है, ठीक है। यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ तथा मलयालम का मिश्रण है। इन सब भाषाओं को मिला करके क्या बना है, एक माधिका भाषा बनी है, जो तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है
ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि मध्यिका भाषा में कौन कौन सी भाषा शामिल है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो सकता है कौन कौन सी भाषा शामिल है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको तुलुगु, तुलु, कन्नड़, तो दे दिया जाएगा आपका कन्नड़, मलयालम। तो ये 4 भाषाओं का समूह बना करके और दे दिया जाएगा। इसमें कोई और भाषा बनाया जा सकता है, इसको सही गलत के रूप में फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो यहाँ से ये डिफरेंट आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर ध्यान देना बनता है। ठीक है, इसके बाद कहेगा कि इसकी एक अपनी लिपि है, तो ये भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि इसकी अब अपनी लिपि है, तो ये नहीं है लिपि। ठीक है ना, इनको इस चकलिया समुदाय से पूछा जा सकता है कि चकलिया समुदाय में जो है वो अछूत परंपरा मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी, तो इससे भी सवाल जो है यहाँ से बना जा सकता है। तो सवाल यहाँ से बनने का संभावना बनती है और देखा जाता है। अब यदि मध्यिका भाषा से पूछा जाएगा तो यही सब स्टेटमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो सबसे किस भाषा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वो तो कन्नड़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है मध्यिका भाषा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है यह काफ़ी हद तक जो है कन्नड़ के पुराने जो ब्याहक रूप है कन्नड़ है उससे काफ़ी ज़्यादा यह प्रभावित है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि कन्नड़ के निकट है यह भाषा। ठीक है, यदि दस्तावेजीकरण की कमी है, क्योंकि इसकी कोई अपनी लिपि नहीं है, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो इसीलिए दस्तावेजीकरण इसमें नहीं हो पा रही है। ठीक है, पुराने वक्ताओं के निधन के कारण जो है एक महत्वपूर्ण जोखिम है कि मध्यिका व्यक्तियों से परे जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कि क्योंकि पुराने वक्ता नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग नहीं है इसमें, जो 2 ही लोग जो है जो धारा प्रवाह जो है यह भाषा बोल सकते हैं। तो सिर्फ 2 लोगों के आधार पर एक व्याकरण बनाना या फिर एक कोई भाषा का संरक्षण करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए यह जोखिम है कि मध्यिका व्यक्ति से परे जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, कोई और भाषा इसको अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। ठीक है, तो चकलिया समुदाय के बारे में देख लेते हैं। तो चकलिया समुदाय मूल रूप से खानाबदोश था। खानाबदोश समझते हैं आप? खानाबदोश का मतलब होता है कि कहीं पर एक जगह जो है रहे, खाना खाए, फिर उसके बाद क्या होता है दूसरी जगह चलने लगते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये है घुमंतु होते हैं ये सब। और थिरुवेंकटरमन तथा मरियम्मा के उपासक थे। थिरुवेंकटरमन और मरियम्मा के उपासक थे ये। वे सदियों पहले कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तरी मालाबार में चले गए थे। मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में इनका वर्गीकृत जो है किया गया है इनको। ठीक है, और इस समुदाय को बाद में केरल में अनुसूचित जाति समूह में क्या गया, पुनर्वर्गीकृत किया गया था। मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में, फिर इसके बाद जो है अब इसको क्या किस में रख दिया गया है, तो केरल में अनुसूचित जाति समूह में इसको रखा गया है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब यदि हम लोग इसी भाषा से संबंधित देखें तो एक कथन आती है कि भाषामयी जो है भारत की जो है भाषामयी या भाषाई विविधता कैसी है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक कथन भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी। ठीक है, कि हर कोस पे पानी बदल जाता है, हर 3 कोस पे जो है क्या है वो बानी बदल जाता है। बानी का मतलब है बोली, तो बोली बदल जाती है। तो ये भारत की खासियत है, ये विविधता भारत में है। तो इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं जो कई लुप्त होने के कगार पे, जैसे मध्यिका भाषा की अभी बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो जरा ऐतिहासिक परिदृश्य जो है हम इसका देख लेते हैं कि भाषा विविधता की किस तरह की है। तो भारत के पास विविध भाषाओं और लेखन प्रणालियों के साथ एक क्या है, समृद्ध भाषाई विरासत है। ठीक है, तो भारत के साथ जो है विविध भाषाओं और लेखन प्रणालियों के साथ क्या है, समृद्ध भाषाई विरासत, इसको तो मानते हैं आप लोग। इसके बाद कह रहा है कि भारत में लेखन का इतिहास लगभग 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों से चला आ रहा है। हाँ, भले ही उसको पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु जो इसका इतिहास है वो 4000 साल पहले से चला आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही। ठीक है, तो यदि भाषाई सर्वेक्षण किया गया है तो इसमें जो देखा गया है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भाषाई सर्वेक्षण वर्ष 1894 से 1928 के दौरान किया गया था। ठीक है, और 189 ठीक है 179 भाषाओं तथा 544 बोलियों की पहचान की गई थी। बोली कितनी, 544, और भाषा कितनी, 189। ठीक है, सॉरी 79, माफ कीजिएगा, 179 भाषाओं की और 544 जो है बोलियों की पहचान की गई थी जब औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिश काल में जो है इसका क्या गया था, सर्वेक्षण किया गया था। 1991 में भारत की जनगणना में जो है कितनी मातृभाषाओं, तो 1576 मातृभाषाओं को अलग अलग व्याकरणिक संरचनाओं और 1796 भाषण किस्मों के साथ सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें अन्य मातृभाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि भाषण के टर्म में देखें कि जो लोग बोलते हैं उनके टर्म में देखें तो 1796 और 1576 मातृभाषा को जो है
अलग अलग व्याकरणिक संरचना अलग अलग के रूप में जो है उसको वर्गीकृत किया गया था। यूनेस्को की माने तो वो 10,000 से कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संभावित रूप से लुप्तप्राय माना जाता है। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार जो है वह कोई भी भाषा यदि 10,000 व्यक्ति से कम आदमी बोल रहा है, कम व्यक्ति बोल रहा है, उसको जान रहा है, समझ रहा है, ये बोला जा रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, लुप्तप्राय माना जाता है कि वह लुप्त होने की कगार पर है। यदि भारत की भाषा परिवार को देखा जाए तो भाषा परिवार है, इसमें जैसे इंडो आर्यन है, द्रविडियन है, ऑस्ट्रिक है, तिब्बती बर्मन है। ठीक है, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, तिब्बती बर्मन और अन्य बहुत से इसमें शामिल है। ये भाषा परिवार है जो भाषाओं के आधार पर क्या है कि इनका गठन हुआ है, इनके समुदायों का गठन हुआ है। विलुप्त होने के खतरा कौन कौन सी भाषा पे है, तो भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर का मानना है कि गैर सरकारी संगठन है ये, और भाषाई सर्वेक्षण पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया PLSI के अनुसार जो है लगभग 400 भाषाएं हैं जो अगले 50 वर्षों में विलुप्त होने के खतरे में है। 400 भाषाएं इनके द्वारा कहा गया है कि लगभग 50 वर्षों में क्या है, विलुप्त होने के खतरे पर है। खतरे में अधिकांश भाषाएं सीमांत जनजातियों द्वारा बोली जाती है जिनके बच्चों को बहुत कम या कोई शिक्षा नहीं मिलती है। यदि वे स्कूल जाते हैं तो निर्देश अक्सर संविधान में मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं में से एक में प्रदान किए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर अपने अगले जनरेशन को, अगले जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, अगली जो पीढ़ी है उसको यदि हम अपनी भाषा नहीं सिखाएंगे, अपनी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो भाषा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि अब जो है जैसे कि संविधान में 22 भाषा वर्णित है तो केवल 22 भाषाओं में ही उसको शिक्षा दिया जाता है। इससे इतर किसी और जो बोली उनके यहाँ जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल भाषाएं हैं, लोकल बोलियाँ हैं, उसमें नहीं समझाया जाता है। ठीक है, जैसे बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगधी ये सब बोला जाता है, तो बिहार में क्या भोजपुरी में शिक्षा मिलती है? नहीं, स्कूलों में हिंदी में शिक्षा मिलती है। ठीक है, मगधी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भाषाएं हैं, ठीक है, उनकी तरह जो है वह क्या होती है, वह विलुप्त होने के कगार पर चली जाती हैं। ठीक है, और यदि देखें तो बिना लिपि वाली भाषाओं में भीली भाषा की तरफ विलुप्त होने का खतरा अधिक होती है। ठीक है, जैसे भीली भाषा विलुप्त हो गया है तो उसके तरह का खतरा अधिक है कि एक तो लिपि नहीं है ताकि उसको लिख करके रखा जाए, ये भी एक क्या है, दिक्कत है। तो अनस्क्रिप्ट में किसी भाषा को लिखना उतना ही क्या है, कठिन है या फिर आरामदायक होता है। तो भाषा की जो अपनी फ्लेवर होती है ना, हर स्क्रिप्ट की अपनी एक फ्लेवर होती है, अपनी एक समझ होती है, अपनी एक भाव होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण हेतु भारत सरकार के द्वारा पहल क्या की गई, तो लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षा योजना चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस चलाया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये दो जो है, एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक राष्ट्रीय लेवल पे जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बातें हैं कि हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है हमारी भाषाओं से संबंधित, क्योंकि यह प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, जो 2-3 स्टेटमेंट यहाँ से आएंगे मधिका भाषा के संबंध में, तो यहाँ से 1-2 प्रश्न जो है बनते हैं कि हमारे संविधान में भाषाओं से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का क्या है, अधिकार है। और जब इस तरह के अधिकार आप देते हैं तो पहले आप उस लिपि को संरक्षण करने का अधिकार ने दिया है, तो क्या है कि उसके तहत प्रावधान भी बनाए जाए। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद कितने, 1 सेकेंड, हाँ, 8वीं अनुसूची में जो है और भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग कितने, 17 में, इसको याद रखना है। तो कितने भाग में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए, तो भाग 17 में। अनुसूची कौन सी, तो 8वीं अनुसूची, और अनुच्छेद कौन सी, तो 343 से 351 तक। आधिकारिक जो भाषा है जिस पर प्रशासनिक कार्य चलेंगी या चल रही है, तो उनसे संबंधित क्या किए गए, प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। वर्तमान में 6 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या है, दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो 6 भाषाओं को क्या है, शास्त्रीय रूप में जो है दर्जा प्राप्त है, जिसमें क्या है, इसमें एक है संस्कृत। ठीक है,
इसके बाद क्या है, तमिल, तेलुगु, ठीक है। इसके बाद मलयालम, कन्नड़, कितने हो गए 5, और एक हो गया उड़िया। तो ये जो 5-6 भाषाएं हैं इनको क्या किया गया है, तो शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 350(a) की बात करें तो प्रत्येक राज्य को प्राथमिक शिक्षा जो है वो किसमें, तो मातृभाषा में प्रदान करनी होगी। अनुच्छेद 350(a) कहता है कि प्रत्येक राज्य को अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है स्कूलों में वह किस भाषा में, तो मातृभाषा में प्रदान करनी होगी। अनुच्छेद 350(b) कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यक है वहाँ पे विशेष अधिकारी क्या किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, उसका प्रावधान किया गया है। 351 क्या कहता है कि केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। हिंदी भाषा को विकास करने के लिए जो है निर्देश जारी करने की शक्ति देता है 351। अब हम लोग आते हैं राम मंदिर पे, ठीक है ना। तो देखिए राम मंदिर क्या है, राम मंदिर क्या नहीं है, राम मंदिर जो अभी चर्चा में है क्योंकि भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बना है, उद्घाटन हुआ है, तो उससे संबंधित हमारी सांस्कृतिक जो गाथा है वह जो है बहुत ज़्यादा अब एक्यूमुलेट हो गई है। उनको जो है पढ़ने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि उसमें जो मंदिर बनी है वो किस शैली में बनी है, किस शैली में डिज़ाइन की गई मंदिर को, कितने वर्षों की जो है वो क्या है ज़रूरत जो है वो आई है। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो 200 वर्ष पुरानी गाथा के पूरा होने का प्रतीक था, जिसने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। राम मंदिर को मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में डिजाइन किया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब नागर शैली की बहुत सारी उपशैली है, उसके बारे में भी हम लोग इसी में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो राम मंदिर को जो वास्तुकला की शैली है वो नागर शैली है, उसमें डिजाइन किया गया है। राम की कहानी एशिया में लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड से लेकर दक्षिण अमेरिका में गुयाना तथा अफ्रीका में मॉरिशस तक लोकप्रिय है, जिससे रामायण भारत के बाहर भी क्या हुआ, लोकप्रिय हो गई। हाल ही में रामायण को क्या किया गया है, जो यूनेस्को के ऑब्जर्वर में रखा गया है, उसको धरोहर के रूप में जो है रामायण को तो जो तुलसीदास के रामायण है उनको रखा गया है। तो उसको जो है वह इसको भी याद रखिएगा, रामायण को शामिल किया गया है उसमें साहित्य के रूप में। तो उत्पत्ति देखते हैं, तो 1700 इसकी चर्चा देखते हैं कि कहाँ से ये उत्पत्ति होती है। तो 1751 में शुरू हुआ, जब मराठों ने अयोध्या, काशी और मथुरा पर नियंत्रण के लिए संकेत दिया था। 19वीं शताब्दी में इस आंदोलन ने तब गति पकड़ी जब वर्ष 1822 के न्यायिक रिकॉर्ड में भगवान राम के जन्मस्थान पर एक मस्जिद का उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो ये 19वीं शताब्दी में जो इस आंदोलन ने तब गति पकड़ ली जब क्या हो गया कि 1822 के जो न्यायिक रिकॉर्ड आया था उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर जो है एक मस्जिद का उल्लेख किया गया था, ठीक है। बाबरी मस्जिद के पास टकराव क्या था, 1855 में बाबरी मस्जिद के पास हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी और उसके साथ तनाव और बढ़ गया था, जिसके कारण हिंदुओं ने जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई थी 1949 में। मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखे जाने से एक भव्य मंदिर की मांग जो है वहाँ से उठने लगी। इसके बाद जो देखिए बहुत बड़ी ये आंदोलन है, तो उस आंदोलन के हम बारीकियों में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उन पहलुओं के ला रहे हैं जहाँ से क्या हुआ, चेंज आता गया है, परिवर्तन शुरू हुआ, ठीक है। तो कानूनी लड़ाई जो है लड़ा गया 1980 के दशक में। विश्व हिंदू परिषद ने जो है राम कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू करता है। इसके बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई और वर्ष 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए, जिससे हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद वर्ष 1986 के अगले ही वर्ष में जो है महत्वपूर्ण घटना हुई, जिनमें 1989 में शिलान्यास समारोह और वर्ष 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा शामिल है। इसके कारण जो बहुत बड़े दंगे हुए। फिर आता है एक ऐतिहासिक दिन, क्या, 6 दिसंबर 1992 को, जब एक भीड़ ने क्या कर देता है, या राम भक्त कह लीजिए, कार सेवक कह लीजिए उनको, तो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देता है, जिसके कारण जो है राजनीतिक परिणाम और कानूनी कार्रवाई होती है, ठीक है। फिर उसके जो है 1993 में संसद ने अयोध्या में जो चिन्हित क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है और अधिनियम पारित कर दिया जाता है उसके लिए, जिससे सरकार को क्या है, विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल गई, ठीक है। तो एक अधिनियम पारित किया जाता है और सरकार को इससे विवादित राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद का भूमि था उसको अधिग्रहण करने का जो है अनुमति मिल जाता है। वर्ष 2009 में लिब्रहान
आयोग ने वर्ष 1992 की घटनाओं की पूर्व नियोजित प्रकृति पर प्रकाश डाला। कहा कि 92 में जो हुई थी घटना वो पहले से नियोजित घटना थी। ठीक है। फिर आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का उच्च फैसला। 2010 में उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने अपने अयोध्या शीर्षक मुकदमे के फैसले में भूमि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने को कहा। इसमें जो 2.77 एकड़ का 2/3 हिस्सा जो है, जिसमें जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला न्यास को दे दिया जाए और राम चबूतरा वाली जगह जो है निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए। जमीन का एक हिस्सा जो है वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। ठीक है। तो इस तरीके से विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है 2019 में। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी विवादित जमीन जो है राम मंदिर के लिए हिंदू याचिकाकर्ताओं को दे दी और मस्जिद हेतु जो है कहीं और जमीन जो है आवंटित कर देती है। इसके बाद जो है समापन हो जाता है इस पूरे आंदोलन का। फिर ऐतिहासिक यात्रा समापन हो जाती है और 5 अगस्त 2020 को हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री जो है श्री राम जन्मभूमि के क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना करते हुए राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं। 22 जनवरी 2022 को अयोध्या में नागर शैली में निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो 200 वर्ष पुरानी गाथा के पूरा होने का प्रतीक था, जिसने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है। इसके बाद आती है मंदिर वास्तुकला की नागर शैली, है ना। तो मंदिर की वास्तुकला, इसमें नागर शैली का इस्तेमाल किया जाता है। तो नागर शैली का परिचय देखते हैं हम लोग। तो 5वीं शताब्दी के आसपास, देखिए दोस्तों, हम इसको बड़ी ही एकदम वे में जो है क्या कि फास्ट में इसको रिकैप किए हैं, क्योंकि ये आप बहुत सारे देखे भी होंगे या अन्य स्रोतों से आपको पता भी होगा या नहीं होगा, तो आप इसको डिटेल में देखिए, क्योंकि यहाँ से हमारे प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ से प्रश्न नहीं बने। यदि राम मंदिर से प्रश्न आता है इससे, तो स्थापत्य शैली से प्रश्न आएगा। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस स्थापत्य शैली पर होगा। हमारा मेन फोकस जो है मंदिर का इतिहास पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। तो मंदिर का इतिहास हम किसी और वीडियो में या किसी और चैनल पर आप देखे होंगे या देख पढ़े भी होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर स्थापत्य शैली जो पीटी के उद्देश्य से उसको कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर हमारा फोकस है। इसीलिए अनुरोध है कि इसको जो है हम लोग फास्ट में किए हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारा नागर शैली। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होता है, तो यहाँ से आपको गौर से देखना है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं आपके लिए ये कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट तो किसी और का बनाया हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वह चैप्टर होने जा रहा है, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली। ठीक है। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास जो है भारत में गुप्त काल के अंत में मंदिर वास्तुकला का इस शैली का जो है उदय हुआ था। इसकी तुलना द्रविड़ शैली से की जाती है, जिसकी उत्पत्ति उसी समय किसमें, तो दक्षिणी भारत में हुई थी। ठीक है। द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों की उत्पत्ति आपको दक्षिणी भारत में होती है, देखने को मिलती है। इसमें जो नागर शैली है उसकी जो है वह द्रविड़ शैली से उत्पत्ति मिलती है। ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसकी खासियत क्या है नागर शैली की, तो नागर शैली में निर्मित मंदिर में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये एक चबूतरा है, ये ऊंचा चबूतरा है, यहाँ पे सीढ़ी है इस पर चढ़ने के लिए, और इस पर जो है वो मंदिर बनाए जाती है। ठीक है। ये ऊंचे चबूतरे पर क्या की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जिसमें गर्भगृह देवता के प्रतिमा का विश्राम स्थल, ठीक है, मौजूद होता है, जो मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल होता है। इसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। ये हमारा गर्भगृह है जहाँ पे मूर्ति क्या क्या है रखा गया है। तो ये जो मूर्ति रखा गया है ये गर्भगृह में रखा जाता है, और सब मंदिर का सबसे जो पवित्र जगह है वो वही होता है। तो इस मंदिर की यदि हम लोग देखें तो किधर है, तो इधर से मंदिर में एंट्री हो रही है। ठीक है। मंदिर में इधर से, और जो गर्भगृह होती है वो बिल्कुल अंदर में जाकर के पीछे की तरफ होती है। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है। गर्भगृह के ऊपर जो है वह शिखर होता है। ठीक है। जिसको पर्वत शिखर भी बोला जाता है शाब्दिक रूप में, तो शिखर होता है जो नागर शैली के मंदिर का सबसे विशिष्ट पहलू है। ये जो शिखर है, ये शिखर जो है वह सबसे विशिष्ट पहलू है नागर शैली का। ठीक है। ये शिखर इस तरीके का जो होता है वो गर्भगृह के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा शिखर होता है। इसके बाद अमाल काला बोला जाता है इसको, इस तरीके का एक हिस्सा होता है। ठीक है। इस तरीके का एक हिस्सा होता है जिसको अमाल काला बोला जाता है। फिर इसके ऊपर में जो है वो कलश का स्थापना की जाती है। ठीक है ना। तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है। चलिए, शिखर जैसा कि उसके नाम से पता है प्राकृतिक और ब्रह्मांड संबंधी व्यवस्था का मानव निर्मित जो है एक चित्रण है, जैसा कि हिंदू परंपरा में कल्पना की गई है। एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है, जिसके समान दूरी पर एक अथवा अधिक मंडप हॉल भी शामिल होते हैं, जिसकी दीवारों पर विस्तृत भित्ति चित्र तथा नक्काशी इसकी विशेषता होती है।
ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मंदिर है गर्भगृह है, यहाँ पे ये मंदिर है और इसके चारों ओर क्या है, ये एक प्रदक्षिणा पथ होता है जो मंडप से होकर भी जाते रहते हैं। तो गर्भगृह के चारों ओर आपको प्रदक्षिणा पथ में आपको मिलेगा, इसमें एक खास नक्काशी भी की जाती है। तो मंदिर का जो जितने भी आप देख रहे हैं, इस पर जो है बहुत ही मात्रा में जो है बहुत ही अच्छी अच्छी नक्काशियाँ की जाती हैं। ठीक है। प्रारंभिक ग्रंथों में वर्णित 20 प्रकार के मंदिरों में जैसे मेरू है, मंदरा है और कैलाश के पर्वत पहले 3 नाम है। ये तीनों पर्वत के नाम है जो विश्व धुरी को क्या है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, विश्व धुरी को प्रदर्शित करते हैं। नागर वास्तुकला के 5 प्रकार है, तो इनके उप प्रकार में नागर जो वास्तुकला है, तो ये देख लिया हमने। ये मंडप है, ये प्लिंथ है। ठीक है, ये अलग अलग मंडप अलग अलग हाइट पर होती हैं। तो इनके अन्य जो है उप क्या है, उसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, उपशैली है। तो अन्य उपशैली भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। तो इन ये मंडप है। ठीक है, इस मंडप का मतलब एक जगह होता है जिसको हम लोग सभागृह भी बोल सकते हैं, कि सभागृह जो है वो सभा होती है, वहाँ पे बैठने की जगह होती है, जिसको हम लोग मंडप भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग नागर शैली का जो 5 प्रकार और है, उसमें से हम लोग वल्लभी प्रकार का देखते हैं। वल्लभी मतलब बैल। ठीक है, तो यह विधा जो है वह वायरल छत वाली लकड़ी की संरचना की चिनाई के रूप में होती है, या तो गलियारे के बिना उनके साथ, जो अमूमन चैत्य हॉल, ठीक है, चैत्य हॉल समझते हैं, चैत्य होता है जो बौद्ध जहाँ पर क्या करते थे, अपने स्तूप रख करके और उसके बगल में क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, और समझ लीजिए तो रहते भी थे, और पूजा स्थल समझ लीजिए, बौद्धों का पूजा स्थल क्या है, चैत्य हॉल कहा जाता है। तो ये प्रार्थना करता है जो आमतौर पर बौद्ध मंडों में संबंधित होते हैं, पे पाए जाते हैं। ठीक है, कई स्तंभ मौजूद होते हैं जो अमूमन स्लैब के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें जो है एक तरह का ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इतने देख रहे हैं, ठीक है, ये ही जो है वल्लभी की खास प्रकृति है। तो इसमें इस तरीके का चीज़, इसमें देखिए नुकीला शिखर नहीं बनाया गया है, इसमें शिखर क्या है, एकदम लंबा सा और चौड़ा सा जो है एक तरह से बनाया गया है, और ऊपर जो है क्या कर दिया है, नक्काशी करके जो है वह प्रतिमाएं जो है वह लगाया गया है। तो इसको वल्लभी आकृति वल्लभी शैली बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको वल्लभी शैली बोलते हैं। ये लकड़ी का नहीं है, खोल की टाइप का जो है बनाया जाता है, तो इसको वल्लभी शैली कहते हैं। इसके बाद आता है फमसाना। ठीक है, देखिए कॉलम मैच का प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। कॉलम मैच का प्रश्न, अब कॉलम मैच का प्रश्न कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे आपको देख सकती है कि एक तरफ आपको दे दिया जाएगा शैली और एक तरफ दिया जाएगा उपशैली। ठीक है, ये दिया जा सकता है, या मंदिर का नाम दे दिया जा सकता है कि कौन से मंदिर किस शैली में बनी हुई है। तो इसीलिए इसको याद कर लेना है पूरा का पूरा। ठीक है, फमसाना में यदि देखें तो फमसाना में विशिष्ट प्रकार का शिखर होता है और साथ ही कई स्तंभों के समूह होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कई स्तंभों का समूह होता है, तो बहुत सारे शिखर है, बहुत सारे शिखर है, एक मेन शिखर है ना, एक ये मेन शिखर है, इसके बाद बहुत सारे शिखर है, कई सारे शिखर है जो कई स्लैब के माध्यम से निर्मित होते हैं। यह पारंपरिक नागर शैली से संबंधित है तथा वल्लभी शैली में प्रगति को दर्शाता है। तो ये जो वल्लभी शैली है, यही प्रगति क्या हुआ कि आगे चल के अपग्रेड होकर के क्या है, इस तरह का जो है वह शैली बना है। ठीक, चलिए अब हम लोग जरा है लैटिन शैली या रेखा प्रसाद को देखते हैं। लैटिना या रेखा प्रसाद, इसको फमसाना कहते हैं, इसको याद रखना है। चित्र को देख करके दिमाग में फमसाना सेट कर लेना, फमसाना। ठीक है, फमसाना। लैटिना या रेखा प्रसाद कहते हैं। लैटिना एक शिखर है जो एकल वर्गाकार स्तंभ होता है जिनकी 4 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, यह गुप्त काल में अस्तित्व में आया, जिसमें 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक दीवारों को अंदर की ओर वक्रित करने की विशिष्टता शामिल की गई। यह संपूर्ण उत्तरी भाग में फैल गया। 3 शताब्दियों तक इसे नागर मंदिर वास्तुकला का शिखर माना जाता था। ठीक है, इसको क्या माना जाता था, तो नागर मंदिर वास्तुकला का शिखर इसको माना जाता था। तो देखिए इसकी आकृति हम लोग देखें तो इस तरह के है, इसमें सिंगल मंदिर है ना, एक ये इसमें क्या है, इसको अमाल कलम को बोला जाता है इसको। और इसके बाद क्या हुआ इसमें, तो ये जो है ये लैटिना जो है या रेखा प्रसाद बोला जाता है। ठीक है, एक ही है, इसमें गर्भगृह है, ऊपर में जाकर के जो है एक शिखर बना करके
मंदिर खत्म हो जाती है। ठीक है, मंडप जो है एक छोटा सा मंडप आगे में दिया गया, तो मंडप होना ही होना है। ठीक है, ये चबूतरे पर बना हुआ है, ऊंची चबूतरे पर बना हुआ है, तो ये नागर शैली की विशिष्टताएं हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ लगा हुआ क्या है, एक दूसरा शिखर भी है ना, एक दूसरा शिखर भी है। अब शेखरी में देखते हैं, इसमें शेखरी प्रकार का एक शिखर होता है। ठीक है, शेखरी प्रकार का शिखर में तो देखिए ये मंदिर है, मंदिर के दोनों तरफ शिखर है, और बीच में इस तरह का देखिए ये फमसाना टाइप का है ना, फमसाना टाइप का एक अलग से शिखर बना हुआ है जो मंडप के ऊपर में। ठीक है, जिसमें मुख्य शिखर तथा किनारों एवं कोनों पर उप शिखर शामिल होते हैं, है ना। ये मुख्य शिखर है और इसके किनारों पर क्या है, उप शिखर शामिल है। ये उप शिखर के अधिकांश भाग तक पहुंच सकते हैं तथा एक से अधिक आकार के हो सकते हैं। इनके आकार देखिए, ये बहुत सारे उप शिखर है, इसमें देखिए ये बहुत सारे उप शिखर है, ये उप शिखर है, ये उप शिखर है, इसमें भी बहुत सारे उप शिखर है ना। ये बहुत सारे उप शिखर को बनाया जा सकता है। तो एक बड़ा सा शिखर और उसके बाद जो है उसमें बहुत सारे उप शिखर जो है बना करके बनाए जाते हैं। अब भूमिजा देखते हैं। भूमिजा शैली में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित लघु शिखर शामिल होते हैं, जो शिखर एक समक्ष एक ग्रिड के रूप में करते हैं। वास्तविक शिखर अमूमन पिरामिड आकार का होता है, जिसमें लैटिना वक्र कम प्रदर्शित होता है। ठीक है, 10वीं शताब्दी के बाद मिश्रित लैटिना शैली से यह उत्पन्न हुई। ये देखिए, ये शिखर को क्या कर दिया, ये शिखर बनाया गया, इसको ले जा करके यहाँ पर क्या किया, पिरामिड के आकार का इसको ले जा करके वहाँ पर जो मिला दिया गया है। ठीक, अलग नहीं है, अलग नहीं है, शिखर से मेन शिखर से छोटे छोटे शिखर वो बाहर नहीं है, वो उसी में चिपका हुआ है और सीधे जो है वहाँ का पिरामिड तक वो पहुँच जाती है। ठीक है, तो शिखर को ही मोड़ करके क्या किया है, एक मेन शिखर बना दिया गया है, छोटे छोटे शिखरों को मोड़ कर। तो ये क्या है, ये हमारा जो होती है वो भूमिजा की, जो भूमि से उठा करके सीधे ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इसको भूमि से उठाया जाएगा और इसको यहाँ पे मिलाया जाएगा, यहाँ से भूमि से उठाया जाएगा, यहाँ पे मिलाया जाएगा। तो ये भूमिजा शिखर की ये क्या है, रूप हो गई। ठीक है, तो ये 5 तरह की जो था वो नागर शैली के उप शैली है, तो उसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक जो है वो बांग्ला को शास्त्रीय भाषा तथा गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग चल रही है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बांग्ला भाषा को भी किसमें, तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और उसको शास्त्रीय भाषा बनाया जाए। और गंगा सागर मेले को जो है वह राष्ट्रीय मेला के दर्जा देने की मांग की जा रही है बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुख्यमंत्री ने 2 अलग अलग मुद्दों पर अपनी मांग रखी है। पहला जो है बांग्ला के लिए जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा, जो विश्व की 7वीं जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और गंगा सागर मेले को जो है वह राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाए। तो गंगा सागर मेला देखते हैं हम लोग, क्या है गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला जो मकर संक्रांति के दौरान लगाई जाती है। ठीक है, और लगता है कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा तीर्थ मेला है गंगा सागर मेला। यह वार्षिक तीर्थ मेला लाखों लोगों को गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थित सागर द्वीप की ओर आकर्षित करता है एवं प्रसिद्ध राजा भगीरथ जो है द्वारा गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का स्मरण कराता है। तो राजा भगीरथ जो है वो जब गंगा को लेकर के पृथ्वी पर आए तो उसी से संबंधित ये क्या है, मेला है, उनको याद करने के लिए जो है ये मेला का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष जो है मकर संक्रांति के दौरान। उसको हम लोग गंगा सागर मेला कहते हैं। ठीक है, मेले को राष्ट्रीय दर्जा जो है वह प्राप्त होने का जो है लाभ क्या होता है, तो मेला का जो है वह राष्ट्रीय दर्जा देने का लाभ क्या है, तो राष्ट्रीय दर्जा मांग कर रही है जिससे केंद्रीय वित्त पोषण और बुनियादी अवसंरचना का क्या होगा, विकास में वृद्धि होगा। इससे पश्चिम बंगाल में जो पर्यटन और आर्थिक गतिविधि को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो राष्ट्रीय दर्जा देने से ये लाभ होती है कि वित्तीय सहायता मिलेगी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्या होगा, मेले को संयोजित करने में, मैनेज करने में जो है वो मदद मिलेगी। पर्यटन को लाभ होगा, और पर्यटन को लाभ होगा तो वहाँ से जो इकोनॉमी चलेगी तो उसको भी क्या होगा, उससे लाभ मिलेगा। भारत में यदि अन्य प्रमुख मेले की यदि चर्चा करें तो कुंभ मेला जो है यह हर वर्ष भारत में 4 बार मनाया जाता है। ठीक है, हर 12 वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। यह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 4 पवित्र नदियों पर 4 तीर्थ स्थलों के बीच जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हर 12 वर्ष में प्रत्येक, जैसे प्रयागराज में इस बार मना है, मान लीजिए कि मना है, तो फिर 12वें वर्ष में प्रयागराज में मनेगा। ठीक है, हरिद्वार में मना है तो हरिद्वार में जब मनेगा उसके 12वें वर्ष में हरिद्वार में फिर मनेगा। तो इस तरीके के जो है वह क्या होती है, कुंभ मेला चलाई जाती है। फिर एक अर्ध कुंभ मेला होती है।
ठीक है, जो हर छठे वर्ष जो है वह होती है, लेकिन वह केवल 2 स्थानों पर होती है, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित की जाती है, दोनों संगम पर। और प्रति 144 वर्ष बाद जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित होने वाला वार्षिक जो है वह 5 दिवसीय ऊंट और पशुधन मेला है। ठीक है, पुष्कर मेला क्या है, तो राजस्थान के जो पुष्कर शहर है वहाँ पर पशु मेला आयोजित की जाती है, ऊंट और पशुधन मेला होती है, वहाँ पर ऊँटों और पशुधन की खरीद बिक्री की जाती है। यह विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। इसके बाद है हेमिस गोम्पा मेला, भारत के सबसे उत्तरी कोने में जो है लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में 300 वर्ष पुराना जो है वार्षिक मेला मनाया जाता है। ठीक है, हेमिस गोम्पा मेला यह भारत के लद्दाख में मनाया जाता है, ठंडे रेगिस्तान में मनाया जाता है और 300 वर्षों पुराना यह वार्षिक मेला है, याद रखिएगा, जिसे हेमिस गोम्पा मेले के नाम से जाना जाता है। हेमिस मठ द्वारा जो है इस गुरु पद्म संभव की जयंती पर मेले का आयोजन किया जाता है। जो गुरु पद्म संभव है हेमिस मठ के द्वारा वहाँ पे जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, यदि गंगा सागर मेले की बात करें तो हाल ही में जो है समुद्र के बढ़ते जलस्तर और गंगा सागर पर कपिल मुनि मंदिर के पास समुद्र तट के कटाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कटाव का मुकाबला करने के लिए ड्रेजिंग और टेट्रापॉड के बावजूद स्थिति क्या है, अनिश्चित बनी हुई है। वहाँ पर ड्रेजिंग करके और टेट्रापॉड को लगा करके जो है क्या किया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन फिर भी कटाव का मुकाबला जो है उससे नहीं हो पा रही है। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं क्या है, शास्त्रीय भाषा होती क्या है, देखिए 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लेता है। ठीक है, 2006 में वो क्या करते हैं कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं और अब तक जो है वो 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया चुका है। कितनी? 6। तो हमने पहले ही बात कर ली है कि तमिल को दिया गया है, संस्कृत को दिया गया है, तेलुगु को दिया गया है, कन्नड़ को दिया गया है, मलयालम को दिया गया और सबसे अंतिम जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2014 में वो उड़िया को दिया गया है। ठीक है, तो उसको याद रखना है कि अभी तक 6 जो है वह शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। मानदंड क्या क्या है, तो प्रारंभिक साहित्यिक एवं लिखित इतिहास होनी चाहिए जो अत्यंत पुराना होना चाहिए। और कितना पुराना, तो 1500 से 200 वर्ष पुराना होनी चाहिए साहित्यिक और लिखित इतिहास उसका, उस भाषा का। तो जिस भाषा का साहित्यिक और लिखित इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होगा उसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। इसके बाद प्राचीन पुस्तकों या पांडुलिपियों का भंडार का स्वामित्व जिन्हें पीढ़ियों से विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत के रूप में महत्व दिया गया है उनको होना चाहिए। कि उस भाषा में बहुत सारी पुस्तकें और पांडुलिपियों का भंडार होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसी मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति जो किसी अन्य भाषण समुदाय से नहीं ली गई हो, उसकी जो साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए उनकी मूल होनी चाहिए, मूल साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और भाषा का था उस भाषा में हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो उसकी अपनी जो है वह साहित्यिक परंपरा की कृतियाँ होनी चाहिए। एक शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच क्या है, विसंगति भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि शास्त्रीय भाषा जो है और साहित्य है वह आधुनिकीकरण से क्या होता है, उसका भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद का जो रूप होता है ना, उनसे जो और अपभ्रंश भाषाएं निकलती है उनसे भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, तो उस बात पर भी फोकस किया जाना चाहिए। यदि लाभ की बात करें तो एक बार जब किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित कर दिया जाता है तो उसे उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। साथ ही प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख पुरस्कारों के मार्ग भी खुल जाते हैं। और 2 प्रमुख पुरस्कार क्या क्या है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अनुरोध किया जाता है कि कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है उन भाषाओं को जो है सीट क्या किया जाए, आरक्षित किया जाए और पेशेवर सीट जो है निर्धारित किया जाए। तो इस तरीके का चीज़ें होती है, ये लाभ होती है, उस भाषा में समृद्धि आती है, उस भाषा के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो है योगदान बढ़ जाती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कितने, तो वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यदि 22 भाषाओं को देखें तो कौन कौन सी भाषा है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है,
तो ये जो है 4 भाषाएं जो है बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी बाद में जो है सबसे अंतिम में जो है वह जोड़ा गया था। चलिए, अब शंकराचार्य से संबंधित तथ्य जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होने के कारण चारों शंकराचार्य जो काफ़ी ध्यान आकर्षण किया था सबका। ठीक है, चारों शंकराचार्य जो है शामिल नहीं हुए, तो इसलिए ये संबंधित हो गया कि अब शंकराचार्य भाई होते कौन है। अब शंकराचार्य कौन होते हैं देखते हैं हम लोग, शंकराचार्य कौन है। तो याद रखिएगा शंकराचार्यों का 2 धारा है। ठीक है, 2 धारा है। कौन है अंत जो मुख्य धारा है वो कौन शंकराचार्य हैं, और बाद में खूब शंकराचार्य भी आए हैं। तो एक आदि शंकराचार्य हैं, ठीक है, और एक इससे पहले भी शंकराचार्य आए थे, तो उनको भी है। ठीक है, तो देखिए यदि शंकराचार्य के परिचय से हम लोग बात करें तो शंकराचार्य यानी कि शंकर के मार्ग का शिक्षक। शंकराचार्य का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि शंकर के मार्ग का शिक्षक। शंकर जो आचार्य है ना, तो शंकर के मार्ग जो शंकर के मार्ग पे चलता है, ठीक है, उसका शिक्षक। एक धार्मिक उपाधि है जिसका उपयोग 4 प्रमुख मठों या पीठों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। आचार्य को नहीं, पीठ को। ठीक है, तो उन पीठों को माना जाता है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अब परंपरा के अनुसार वे धार्मिक शिक्षक हैं जो स्वयं आदि शंकराचार्य तक जाने वाले शिक्षकों की एक पंक्ति में संबंधित है। हालांकि 14वीं शताब्दी से पहले इसके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, दुर्लभ है। तो जो 788 से 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य जिन्होंने अपने जो है एक अलग पंथ बना करके जो है शंकराचार्य ने जो है अलग जो है वो दर्शन दिया था आदि शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद और निद्वैतवाद, तो बहुत सारे जो है पीठ को बनाए थे हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए। उस समय हिंदू ने ब्राह्मण धर्म था तो उसको प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो चारों जो है अलग अलग कोनों में जो बनाया था, इसको मैप के साथ रिलेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चारों मठ को जो है क्या किया गया था किया गया था। तो अब परंपरा के अनुसार वो क्या है, शंकराचार्य जो है वो धार्मिक शिक्षक है। लेकिन यदि देखें तो हमारी जो 14वीं शताब्दी से पहले के जो है इसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई भी लिखित या जो ऐसा कुछ जो हमको दिखाई दे। ठीक है, तो ऐतिहासिक साक्ष्य दुर्लभ है, नहीं मिलते हैं। अब मठ क्या है, तो ये 4 मठ हैं जो द्वारका, एक है द्वारका में गुजरात में, जोशी मठ उत्तराखंड में है, पूरी उड़ीसा में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में। ठीक है, ये चारों कोनों में, भारत के चारों कोनों में जो है वो क्या है, 4 मठ स्थापित किए गए हैं जो शंकराचार्य के माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने क्या किए थे, उसको स्थापित किए थे। वे धार्मिक तीर्थस्थलों, मंदिरों, पुस्तकालयों और आवासों के रूप में कार्य करते हैं। वे शंकर की परंपरा का संरक्षित एवं प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 14वीं शताब्दी से पहले इन मठों के अस्तित्व के बहुत कम ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। जब विजयनगर साम्राज्य ने श्रृंगेरी मठ को संरक्षण देना क्या किया था, शुरू किया था। तो विजयनगर साम्राज्य ने जो है वह श्रृंगेरी मठ को संरक्षण देना शुरू किया था। ठीक है, अब यदि आदि शंकराचार्य की बात करें तो आदि शंकराचार्य कौन थे, तो आदि शंकराचार्य जो है वह 8वीं सदी के भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्हें हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल के कलाड़ी गांव में हुआ था। गोविंदाचार्य से अध्ययन आरंभ किया था उन्होंने, और शंकर ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, पूरे भारत की यात्रा के माना जाता है उस समय, और दार्शनिक परंपराओं को चुनौती दी थी कि उस समय जितनी भी दार्शनिक परंपराएं मठ थी उनको क्या किया, चुनौती दिया था कि अपना एक अलग जो है वह सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो प्रमुख योगदान उनके क्या है, तो अद्वैत वेदांत जो है उनके प्रमुख योगदान दिए हुए, तो जो व्यवस्थित अद्वैत वेदांत है उन्होंने के द्वारा दिया गया है। वास्तविकता की अद्वैतवादी प्रकृति को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। ये दर्शन के एक क्या है, भाग हैं। ठीक है, प्रकाशमान हिंदू धर्म ग्रंथ, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर टिप्पणियों सहित 116 कृतियाँ क्या है उन्होंने लिखी थी। उनकी मृत्यु 32 की कम उम्र में हो गई थी। समझिए, वो इतने प्रतिभाशाली से 32 उम्र में ही उनकी देहांत हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इतने मठ और पूरे भारत का दर्शन, भारत को खोज, इन्होंने इतने सब किया था हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण के महत्व पर बल दिया, जिसके बाद के भक्ति आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो भारत में बहुत ही चीज़ों का उन्होंने जो है सांस्कृतिक जीवन में जो है योगदान दिया है भारत के इतिहास में।
उनकी यदि भाष्य ग्रंथ को देखें, भाष्य कहा जाता है किसको, भाष्य कहा जाता है जो ग्रंथ है और उस ग्रंथ के ऊपर जो है अपनी व्याख्या लिखा जाता है तो उसको भाष्य कहा जाता है। ठीक है, तो भाष्य ग्रंथ लिखे जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखे हैं, ईशावास्य उपनिषद में लिखे हैं, केन उपनिषद पर भाष्य लिखा गया है, कठ उपनिषद पर, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य कारिका उपनिषद। ठीक है, इसके बाद भगवत गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा है। प्रकरण ग्रंथ की बात करें तो विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, उपदेश सहस्त्री, इसके बाद स्वात्म अनिरूपम, उसके बाद आत्मबोध, सर्व वेदांत सार संग्रह, अद्वैतानुभूति, चिंतनम, इसके बाद अनुसंधानम, इसके बाद भजन एवं ध्यान छंद देखें तो श्री गणेश पंचरत्नम, इसके बाद गणेश भुंजगम, इसके बाद सुब्रमण्य भुंजगम। तो ये इन्होंने क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, 116 रचनाएं हैं इनके द्वारा की गई हैं। ठीक है, हालांकि शंकर के जो अनेक कार्यों के लेखकत्व के संबंध में विवाद की स्थिति है, किंतु उनका योगदान जो है तत्व मीमांसा और धर्मशास्त्र से परे अन्य विषयों में भी है, जिनमें जैसे कि आस्था हो गया, दर्शन और भूगोल की राष्ट्रवादी संबंधी व्याख्या हो गई। ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद यदि हम लोग नोट कर लें तो कुछ इसमें ये है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता पर्वत पर 108 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि शंकराचार्य को समर्पित स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। ठीक है, एक ये भी करंट का है जिसमें 108 फीट की जो है ऊंचाई पर आदि शंकराचार्य की एक स्टैच्यू बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है, जिसका स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया, उसका अनावरण किया गया है। ठीक है, मतलब अब उसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो कौन से पर्वत पर, तो मानधाता पर्वत पर, और ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, तो इनका अनावरण किया गया है। चलिए अब हम लोग कुछ उत्सवों की बात करते हैं। जैसे फसल उत्सव है, तो फसल हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री ने फसल उत्सव मकर संक्रांति, उत्तरायण भोगी, माघ बिहू और पोंगल के शुभ अवसर पर देश के अन्य लोगों को शुभकामनाएं दी। इन त्योहारों के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मुर्गों की लड़ाई का भी आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखना है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, मुर्गे लड़ाई किया जाते हैं। भारत में फसल उत्सव कौन कौन से है, जैसे मकर संक्रांति क्या है, एक फसल उत्सव है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, सूर्य के अंतरिक्ष में भ्रमण के दौरान मकर राशि में प्रवेश का क्या है, प्रतीक है। यह दिन के गर्मियों में शुरुआत और हिंदुओं के लिए 6 महीने की शुभ अवधि का क्या है, एक प्रतीक है कि यहाँ से क्या होता है, गर्मी की शुरुआत होती है। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ से सूर्य क्या हो रहा है, उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो इसीलिए इसको जो है यहाँ से तिल जो है वह दिन बढ़ने लगता है, मतलब गर्मी बढ़ने लगती है, तो इसको इस तौर पर भी देखा जाता है। उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के एक भाग के रूप में गुजरात सरकार वर्ष 1989 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी कर रही है। ठीक है, तो आधिकारिक महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में जो है गुजरात सरकार क्या कर रही है, तो 1989 से ठीक है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करती है इस मौके पर, मकर संक्रांति के मौके पर। इस दिन से जुड़े उत्सवों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर भारतीय हिंदुओं और सिखों द्वारा जो है लोहड़ी मनाया जाता है। ठीक है, जो उत्तर भारत के हिंदू और सिख हैं वो क्या मनाते हैं, जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। ठीक है, मध्य भारत में जो है उसको सुकारत मनाया जाता है, ये नाम दिया गया है। असमिया हिंदुओं में जो है भोगाली बिहू मनाया जाता है। ठीक है, और तमिल तथा अन्य क्षेत्रों में अन्य दक्षिण भारतीय हिंदू द्वारा जो है वह पोंगल मनाया जाता है। तो ये मकर संक्रांति क्या है, अन्य क्षेत्रीय नाम है, अन्य क्षेत्रीय चीज़ों में इनके योगदान है। यदि हम लोग बिहू की बात करें तो बिहू यह तब मनाया जाता है जब असम में वार्षिक फसल होती है। असमिया नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए ये लोग माघ बिहू या भोगाली बिहू मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह त्यौहार उस समय से शुरू हुआ जब घाटी के लोगों ने ज़मीन जोतना क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो घाटी में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़मीन जोतना शुरू किया था, उस समय से बिहू मनाया जाता है। पोंगल की बात करें तो पोंगल शब्द जो है वह अति प्रवाह या उबलना होता है, पोंगल का अर्थ। ठीक है, पोंगल का अर्थ क्या होता है, अति प्रवाह या उबलना। अब जैसे थाई पोंगल के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यह 4 दिवसीय अवसर होता है जिसको थाई महीने में मनाया जाता है, जब चावल जो है जैसी फसल की कटाई की जाती है।
लोग ईश्वर और भूमि की क्या करते हैं, इसमें आभार व्यक्त करते हैं कि भाई आपने हमको क्या दिया, फसल दिया है। तमिल लोग चावल के पाउडर से अपने घरों पर क्या करते हैं, कोलम नामक जो है वो पारंपरिक डिजाइन बनाकर इस अवसर का जश्न मनाते हैं। अब देखिए कोलम जिसको हम लोग रंगोली भी कहते हैं, तो ये भारत के अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मनाए जाते हैं। जैसे पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। परुया ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति उड़ीसा में मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। खिचड़ी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बिहार झारखंड में मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसके बाद माघ बिहू मनाया जाता है असम में, ठीक है। इसके बाद क्या है, मकरा विलाक्कू मनाया जाता है केरल में। इसके बाद बनाया जाता है मकर संक्रामन्ना, वह कर्नाटका में मनाया जाता है। मकर संक्रांति एमपी में मनाया जाता है, ठीक है। उत्तरायण जो है गुजरात राजस्थान में मनाया जाता है। इसके बाद यदि माघी या लोहरी बोले तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पे ये मनाया जाता है। यदि हम लोग जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, श्रीनगर की बात करें तो इसमें जो है वह शिशुर संक्रांत जो है वह मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भारत के विभिन्न क्षेत्रीय जो है वह क्या है, त्यौहार हैं। अब जरा बात कर लेते हैं मुर्गे की लड़ाई क्या होती है। देखिए हम लोग आमतौर पर तो देखते ही हैं कि मुर्गे की लड़ाई क्या होता है कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है, मुर्गा एकदम झाँव झाँव करके लड़ते रहता है। लेकिन हमारी संस्कृति से संबंधित इसके क्या महत्व हैं वो देखते हैं। देखिए मुर्गे की लड़ाई जिसे स्थानीय शब्द जाल में क्या गया था, कोड़ी पंडालू कहा जाता है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटे से मैदान में विशेष रूप से पाले गए और प्रशिक्षित पक्षियों को एक छोटे से मैदान में तेज पैर के ब्लेड के साथ एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है जब तक कि कोई मारा या बुरी तरह घायल न हो जाए। इन झगड़ों पर सट्टेबाजी आम बात है जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा रकम मिलती है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, जैसे मुर्गा है ये, ठीक है, ये मुर्गा का पैर है मान लीजिए, इसमें मुर्गा का पैर में जो है ब्लेड लगा दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जब मुर्गा दौड़ती है, दूसरे पर पंख मारती है या पैर मारती है, तो उससे क्या होता है, दूसरे मुर्गा का जो है वो पंख कटती है, पैर कटता है, मतलब जहाँ भी लगता है वहाँ कटता है। तो इससे धीरे धीरे, एक बार में मारना जरूरी नहीं है, उसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे जो है उसको मारना है, ठीक है। तो इससे संबंधित कानून कुछ बनाया गया है। यह पशुओं के प्रति क्रूरता का क्या करता है, निवारण करता है, ठीक है। तो निवारण अधिनियम 1960 के तहत जो मुर्गे की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें ऐसे प्रावधान शामिल है जो जंतुओं की लड़ाई के आयोजन और भागीदारी पर रोक लगाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मनोरंजन प्रयोजनों के लिए जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्णय जारी किए हैं, जिनमें मुर्गों की लड़ाई जैसे आयोजन भी क्या है, शामिल है। रोस्टर फैट्स भी क्या है, शामिल है, ठीक है दोस्तों।